हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जो बच्चे सेमेस्टर 5 में पढ़ रहे हैं और जिनके पास बीकॉम में सब्जेक्ट है इनकम टैक्स, लॉ एंड प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और इस सीरीज को। ये सीरीज थोड़ी सी लेंथी होगी एज कम्पेयर टू बाकी सीरीज के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंटेंट ज्यादा है, हमें 15 लेसन डिस्कस करने हैं। तो इनकम टैक्स अपने आप में एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भी है और साथ साथ बीकॉम वालों के लिए एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक भी बनता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको इजी वे में हर एक टॉपिक को यहाँ पे समझा पाऊं। तो अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जहां पे हम बात करेंगे यूनिट नंबर 1 के बारे में। यूनिट नंबर 1 में पढ़ेंगे हम टैक्स का इंट्रोडक्शन, जहां पे लेसन नंबर 1 क्या है, बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स। वैसे तो यूनिट नंबर 1 में 3 लेसन्स पढ़ने हैं हमें, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 1 को, जहां पे हमें पढ़ना है बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स। इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करनी है वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। और भाई एक चीज ध्यान रखना कि वीडियो को, ठीक है, वीडियोस को इस सीरीज के टॉपिक वाइज ही कवर करना ताकि आपके हर एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स हैं, उसे भी फॉलो कर लेना, ठीक है, ताकि आपको जो भी फर्दर हेल्प हो जाएगी वो वहां से मिल जाएगी। जैसे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब शुरू करते हैं कंसेप्ट, जहां पे हमें आज मेन समझना है इनकम टैक्स को। लेकिन इनकम टैक्स को समझने से पहले हमें एक इंपॉर्टेंट टर्म समझना पड़ेगा, टैक्स को। जब हम टैक्स की बात कर रहे हैं तो हमें टैक्स की थोड़ी सी हिस्ट्री में आना पड़ेगा। टैक्स को हम क्या बोलते हैं? कर बोलते हैं। लेकिन क्या टैक्स सिर्फ आज का सिस्टम है? ऐसा कुछ भी नहीं है। टैक्स बहुत पुराने जमाने से चलता चला आ रहा है। जैसे कि जब राजा महाराजाओं का रूल होता था, यानी कि जब मोनार्की होती थी एक इकोनॉमी के अंदर, तो राजा महाराजा भी टैक्स कलेक्ट करते थे। अब बात भैया ये किंग्स जो है वो टैक्स कलेक्ट क्यों करते थे? क्योंकि राज्य को चलाना है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे तरीके से करना है, वॉर्स लड़ी जाती थी उस टाइम पे भी, या फिर मान लो कि एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे लोग हैं, उनकी सैलरीज देनी है। इन सब कामों में टैक्स, इन सब कामों के लिए उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती थी। और पैसा कहां से आता था? टैक्स के थ्रू। यानी कि हम कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी रूलर्स बैठे होते हैं उनको भी रिवेन्यू की जरूरत पड़ती है और उनके लिए टैक्स एक बहुत अच्छा सोर्स था रिवेन्यू का। और सेम वो आज के जमाने में भी चलता आ रहा है। अब भले ही वो टैक्स या तो लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च होगा और चाहे वो राजाओं की अय्याशी के लिए खर्च होगा, वही सेम आज भी चलता आ रहा है। जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, तो एक टाइम के लिए गवर्नमेंट को इग्नोर कर दो तो इकोनॉमी में क्या होंगी? सिर्फ 2 सेक्टर्स होंगे, एक कंज्यूमर, दूसरा प्रोड्यूसर। दोनों मिलके इकोनॉमी को चलाएंगे। इसको बोलते हैं 2 सेक्टरल इकोनॉमी। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे क्या देखती है कि यहाँ पे तो लोग एक्सप्लॉइट हो सकते हैं, या तो कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होंगे कुछ जगह पे, या फिर प्रोड्यूसर एक्सप्लॉइट होंगे। जब कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होंगे, इस बात का मतलब क्या है कि उसमें कुछ कंज्यूमर्स बहुत गरीब हों, वो बेसिक नीड्स भी फुलफिल ना कर पाए, यानी कि अपने उनके पास इतना पैसा भी ना हो कि अपने बेसिक खर्चों को कर पाए। और हो सकता है कुछ मामले में प्रोड्यूसर भी एक्सप्लॉइट हो सकते हैं कि प्रोड्यूसर जो है वो गुड्स को अच्छे रेट पे नहीं बेच पा रहे, प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे। तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट क्या बोले कि भाई हम भी तो हैं, हमें एडमिनिस्ट्रेशन करने दो और हमें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पैसे चाहिए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो करती क्या है? पब्लिक को फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है सोशल वेलफेयर के पर्पस को लेके, जैसे कि पब्लिक हॉस्पिटल यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाना, या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स बनाना, या फिर रोड्स, ट्रांसपोर्ट की सिस्टम डेवलप करना। इन सब कामों में गवर्नमेंट भी तो खर्चा करती है और गवर्नमेंट को खर्चा करने के लिए क्या चाहिए? रिवेन्यू। अब वो रिवेन्यू कहां से आएगा? उसका एक मेन सोर्स है क्या? टैक्सेस। यानी कि इसी काम के लिए टैक्स का कलेक्शन किया जाता है। अब वो टैक्स बहुत से टाइप के हो सकते हैं। जैसे पहले तो मेरे हम 2 टाइप के टैक्स पढ़ते थे, एक डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल हो गया इनकम टैक्स, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स का नाम इंडिया में अब चेंज कर दिया गया है, इसको हम क्या बोलते हैं? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक बार आपको दोनों टैक्स क्लासिफाई कर देता हूं। जब हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की, डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जिस पे टैक्स लगाया जाएगा वही टैक्स भरेगा। फॉर एग्जांपल जब मैं बात कर रहा हूं इनकम टैक्स की, तो जिसकी इनकम होगी वही तो इनकम टैक्स भरेगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। दूसरा होता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब पता है क्या होता है? कि जिस पे टैक्स लगाया गया वो नहीं भरेगा, कोई और भरेगा। फॉर एग्जांपल अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, जैसे सपोज करते हैं ये मार्कर है, अब इसे मार्कर का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इसे मार्कर को बनाने में मान लेते हैं 15 रुपया खर्चा आया, ठीक है। अब प्रोड्यूसर क्या बोल रहा है कि मैं ना हर यूनिट पे 3 रुपए प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो भाई 18 रुपए बेच दूंगा। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोली, मुझे तो भाई पर यूनिट पे टैक्स भी चाहिए, तुमने ये
प्रोडक्शन किया, हम तुम्हें कंज्यूमर्स दे रहे हैं, या फिर टैक्स तो चाहिए हमें, तो गवर्नमेंट बोली 2 रुपए का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। अब जो प्रोड्यूसर है वो सोचने लगा कि भाई मैं तो अपने प्रॉफिट को सैक्रिफाइस नहीं करने वाला, मैं काम कर लेता हूँ 15 रुपए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, 3 रुपए मेरा प्रॉफिट, 2 रुपए गवर्नमेंट टैक्स लगा के 20 रुपए में से बेच देता हूँ। तो टैक्स लगा किस पे था? प्रोड्यूसर पे, लेकिन भर कौन रहा है? कंज्यूमर। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। उम्मीद है आपको दोनों चीज समझ में आ गई कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स किस प्रकार के होते हैं। और मेनली जब मैं बात करूंगा इनकम टैक्स की, वहां आपको समझा भी दूंगा। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है ना वो टैक्स को कलेक्ट करती है और फिर उस टैक्स से आए हुए पैसे को यूज करती है पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में, ताकि लोगों का कल्याण कर सके, जिसको हम बोलते हैं सोशल वेलफेयर कर पाए। अब वो कितना खर्चा होता है वो तो हम जानते नहीं है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है ना। जैसे कि हमारे लिए तो पैन कार्ड बना हुआ है, गवर्नमेंट ने पैन कार्ड बनवाया हुआ है हमारा। अब पैन कार्ड बनवाया हुआ है तो गवर्नमेंट को पता है कि हम लोग पैसा कहां से आता है, कहां खर्च करते हैं, हमारी ट्रांजैक्शन क्या क्या है। लेकिन क्या गवर्नमेंट का कोई पैन कार्ड है जिसमें पता लग पाए कि हमारा टैक्स जो है उसका पैसा कहां कहां खर्च हो रहा है? बिल्कुल नहीं। जिस चीज की वजह से एक वर्ड का जन्म होता है उसे बोलते हैं करप्शन, यानी कि पैसा जो है वो कहीं और भी खर्च होता है, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट के अपने अलग खर्चे होते हैं, कई बार अय्याशी में भी खर्च करते हैं। पहले राजा महाराजा खर्च करते थे, अब यहाँ पे गवर्नमेंट भी करती है। लेकिन दिक्कत क्या है, वो हमारा टॉपिक नहीं है, हमें मेन टॉपिक समझना है टैक्स को। तो मैंने आपको ये समझाया कि इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि इनकम टैक्स किसका पार्ट है? डायरेक्ट टैक्स का। अब इनकम टैक्स के अलग अलग स्लैब्स भी हमें देखने को मिलते हैं कि जिसकी जितनी इनकम होगी वो उतना ज्यादा टैक्स पे करेगा, इसको हम बोलते हैं टैक्स स्लैब। और एक सर्टेन इनकम तक जीरो इनकम टैक्स भी हो सकता है कि भाई बहुत कम इनकम है तो आपको टैक्स भरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी इनकम ही उतनी नहीं है कि आप टैक्स भर पाओ। तो इसको हम बोलते हैं टैक्स स्लैब्स। और एक यहाँ पे एक और वर्ड आता है जो हमें समझना है, वो समझना है प्रोग्रेसिव टैक्स को। जो हम बात कर रहे हैं प्रोग्रेसिव टैक्स की, इसका मतलब ये होता है कि जिसकी जितनी इनकम उस पर उतना ज्यादा टैक्स रेट लगाया जाता है, ठीक है। जैसे कि सपोज करते हैं किसी की मान लेते हैं इनकम 10 लाख है तो उसका टैक्स सिर्फ होगा 10%, किसी की इनकम 20 लाख है उसका टैक्स होगा सिर्फ 20%। ये मैं कुछ हाइपोथेटिकल वैल्यूज बोल रहा हूँ, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। और टैक्स का जो रेट है वो चेंज भी होता रहता है बजट के हिसाब से। उन सब की बात हम करेंगे डीप में आने वाले टॉपिक के अंदर। पहले सिर्फ बेसिक कंसेप्ट्स तैयार कर लेते हैं आज की वीडियो के अंदर। तो इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। एक तरह से गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि अमीर लोग जो इतने अमीर हैं उनसे ज्यादा टैक्स लिया जाए और उन टैक्स के पैसों को खर्च किया जाए गरीबों के वेलफेयर के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा जो भी पब्लिक फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो चीप क्वालिटी की होती है। कभी कभी जब देखते हैं जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इतनी अच्छी सर्विसेज नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है, और भी जो अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट के उस पर इतने अच्छे खर्चे गवर्नमेंट नहीं करती है, तो उसका उपयोग जनरली गरीब लोग ही करते हैं। तो पर देखते हैं टैक्स किसने भरा है, वो अमीरों ने। तो एक तरह से ये हो गया कि वेल्थ जो है ना, जो अमीर लोगों ने अपने पास एक्यूमुलेट करके रखी हुई है, तो उनसे पैसा इकट्ठा करके गवर्नमेंट उनसे कुछ हिस्सा मांग के उसे खर्च करती है गरीबों में वेलफेयर करने के लिए। तो ये चीज यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसी को बोलते हैं एक तरह से प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो चैप्टर 1 तो में ही पढ़ना है, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स। पहले ये समझते हैं कि इस कंप्लीट चैप्टर के अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको इनकम टैक्स समझा दिया और गवर्नमेंट क्यों टैक्स कलेक्ट करती है, बाकी तो पर्पस मैं आपको क्लास में समझाऊंगा भी, कुछ पर्पस मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं। अब समझते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि कौन कौन सी चीजें हमें इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर पढ़नी होंगी। तो हमारे पास 9 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट्स हैं जो हमें स्टडी करने हैं इस चैप्टर के अंदर। जिसमें पहला पॉइंट क्या आता है, डिफाइन इनकम एंड डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम। हमें पहले इनकम डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इनकम जो है ना, हमने बात करी इनकम टैक्स की, लेकिन इनकम टैक्स कब लगेगा, जब इनकम होगी। और इनकम के सोर्सेस बहुत सारे हैं, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हो, यानी कि एग्रीकल्चर में काम कर रहे हो, वहीं पे कुछ लोग सेकेंडरी सेक्टर में भी काम कर सकते हैं, यानी कि इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो, कुछ लोग सर्विस सेक्टर में काम कर सकते हैं, और या फिर कुछ लोग बिजनेस कर सकते हैं, कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। तो बहुत से तरीके हैं पैसा कमाने के, ठीक है। तो उन पैसों को डिफाइन करना ही बहुत जरूरी है, उन इनकम सोर्सेज को डिफाइन करना भी बहुत जरूरी है। तो पहले में समझना पड़ेगा कि डिफरेंशिएट करना है हमें बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम के बीच में फॉर टैक्सेशन पर्पस, ताकि हम टैक्सेशन को और इजी कर पाए। दूसरा पॉइंट क्या आता है, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम अंडर इनकम टैक्स रिजीम। हमें एग्रीकल्चर इनकम पे जो इनकम टैक्स रिजीम है उसके हिसाब से हमें उसका ट्रीटमेंट समझना पड़ेगा, ठीक है, कि किस तरीके से होता है वो हम देखेंगे।
तीसरा पॉइंट, अंडरस्टैंड द लीगल डेफिनेशंस, हमें कुछ लीगल डेफिनेशन समझनी होगी, एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ इंडिविजुअल्स एज टैक्स पेयर्स, यानी कि हमें डेफिनेशंस भी समझनी है और क्लासिफिकेशंस भी करनी है लोगों की एज अ टैक्स पेयर, कि कौन कौन से लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है, वो सब हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे। फिर फोर्थ पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, एक्सप्लोर द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द एक्सेसिव इन इनकम टैक्स फ्रेमवर्क, हमें यहाँ पे रोल भी समझना होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी समझनी पड़ेगी ऑन एक्सेसिव इन इनकम टैक्स फ्रेमवर्क, कि भाई इनकम टैक्स फ्रेमवर्क में उनका रोल क्या है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन सी हैं। अब इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, हमें दो चीज समझनी पड़ेगी, एक तो असेसमेंट ईयर क्या होता है, दूसरा प्रीवियस ईयर क्या होता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनकम टैक्स असेसमेंट। जिन्होंने आज तक आईटीआर वगैरह फाइल कर रखा है उन्हें पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है, नहीं तो मैं कुछ दिक्कत मत लो, ये टॉपिक हम समझेंगे और मैं डिफाइन कर दूंगा आराम से। इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट में क्या आता है, डिफाइन ग्रॉस टोटल इनकम, यानी कि हमें ग्रॉस टोटल इनकम जीटीआई समझना पड़ेगा, एंड आइडेंटिफाई इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, और उसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, क्योंकि देखो दो तरह की इनकम होती है, ग्रॉस टोटल इनकम और नेट टोटल इनकम, तो हम जीटीआई भी समझेंगे और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को भी समझेंगे। सेवन पॉइंट में क्या आता है, कैलकुलेट टोटल इनकम बाय कंसीडरिंग वेरियस डिडक्शंस एंड एग्जेप्शंस, हमें टोटल इनकम समझनी पड़ेगी, वो भी कब, जब हम अलग अलग डिडक्शंस को माफ कर देते हैं, अलग अलग डिडक्शन को हटा लेते हैं और एग्जेप्शन को हटा देते हैं, एंड रिकॉग्नाइज इट्स इंपॉर्टेंस इन डिटरमाइनिंग टैक्स लायबिलिटी, और क्या उसकी इंपॉर्टेंस है टैक्स लायबिलिटी को डिटरमाइन करने में, ये हम यहाँ पे समझेंगे। इसके बाद एट्थ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स, हमें MMRT समझना होगा, मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स, वो देखना पड़ेगा, एंड इट्स इंप्लीकेशंस फॉर टैक्स पेयर, और उसका टैक्स पेयर्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ये हम समझेंगे। और नाइन्थ और आखिरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हमें समझना है, रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैन नंबर, जो मैंने आपको बताया भी था कि इससे हमें पता लग जाता है कि किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी एसेट्स हैं, ठीक है, कितने ट्रांजैक्शंस वो करता है, सब कुछ, क्योंकि हमने देखा है कि जनरली हर एक चीज जहां पे हम बात करते हैं एसेट्स की, चाहे वो स्टॉक मार्केट में इक्विटीज खरीदना हो, चाहे वो प्रॉपर्टीज खरीदना हो रियल एस्टेट की, चाहे वो अदर एसेट्स क्यों ना हो, चाहे वो बैंक अकाउंट क्यों ना हो, हर जगह हमारा पैन कार्ड यूज होता है। पैन कार्ड यूज होने की वजह से सारी ट्रांजैक्शंस यहाँ पे रिकॉर्ड जुड़ की जाती हैं और इसी के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता होता है या फिर इनकम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को पता होता है कि हमारा पैसा कहां कहां से आ रहा है, कहां कहां पे जा रहा है, कौन कौन सी एसेट्स हमारे पास और कौन कौन सी एसेट से कितनी इनकम हमारे पास आ रही है। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस, तो ये 9 हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें कंप्लीटली इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने होंगे। ठीक है, अब इसके बाद समझते हैं अगला पॉइंट जिसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। तो मैंने आपको इनकम टैक्स जो है ना वो इंट्रोड्यूस कर दिया। इनकम टैक्स एक तरह का डायरेक्ट टैक्स होता है जो इंपोज होता है उन्हीं लोगों पे जिन लोगों के पास किसी भी तरह की इनकम है। अब इनकम बहुत से प्रकार की होती है, आपको पता होना चाहिए इस चीज का। जैसे मैंने आपको बताया कि इनकम एक पर्सन किसी भी सेक्टर से जनरेट कर सकता है, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो। प्राइमरी यानी कि एग्रीकल्चर, सेकेंडरी यानी कि इंडस्ट्री, टर्सरी यानी कि सर्विस सेक्टर। या तो एक पर्सन एम्प्लॉय भी हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है, उसका बिजनेस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका हो गया पैसे का। और या फिर किसी प्रोफेशन में भी हो सकता है, ये भी सोर्स ऑफ इनकम हो गई। या फिर सोर्स ऑफ इनकम के और भी तरीके हो सकते हैं, भाई मान लिया ट्रेडर हो गई, रेंटल इनकम आ गई, बिजनेस प्रॉफिट इनकम का सोर्स हो सकता है। ठीक है, या फिर डिविडेंड्स आ गए बहुत सारे स्टॉक से। तो बहुत से तरीकों के सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं जो हमें स्टडी करने होंगे और सब पे टैक्स भी अलग अलग होता है। कई बार कैपिटल गेन पे भी टैक्स लगता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे कि टैक्सेस अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम पे किस तरीके से काम करते हैं। तो अगला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, डेफिनेशन ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की डेफिनेशन क्या होती है? तो इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है इंपोज्ड बाय गवर्नमेंट्स, जो गवर्नमेंट इंपोज करती है ऑन इनकम और प्रॉफिट्स, या तो इनकम पे या प्रॉफिट पे। अर्न बाय इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल ने अर्न किया है किस चीज से, क्या तो बिजनेस से अर्न किया हो, क्योंकि बिजनेस से जो हम अर्न करते हैं वो प्रॉफिट होता है। अदर टैक्सेबल एंटिटीज,
टैक्स इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन वेरियस सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज पर हम टैक्स काटते हैं, जैसे कि सोर्स ऑफ इनकम पे, जैसे वेजेस हो गई, वेज आपको पता है कि लेबर्स को वेजेस मिलती हैं, सैलरीज एम्प्लॉय को सैलरीज मिलती हैं, इंटरेस्ट पे भी टैक्स लगता है अगर आपने इंटरेस्ट एक ज़्यादा अमाउंट में कमाया है तो, या फिर इंटरेस्ट ही आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम है तो कई लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम ही इंटरेस्ट होता है तो उस पर भी टैक्स लगता है। यानी कि मान लो इतना अंधा पैसा है कि इस पर टैक्स भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो इंटरेस्ट पे भी लगेगा। डिविडेंड्स, इस पे भी टैक्स लगेगा। कैपिटल गेन्स, यहाँ भी टैक्स लग सकता है। रेंटल इनकम पे भी टैक्स लगेगा और बिजनेस प्रॉफिट्स पे भी क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ये सब जो है ना वो टैक्स के खाते में आते हैं, यानी कि ये अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम है जिन पे हमें अलग अलग तरह के टैक्सेस को पढ़ना है। कुछ इनकम टैक्स फ्री भी हो सकती है, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस कंप्लीट सीरीज के अंदर। यानी कि कंप्लीटली हम इस सीरीज के अंदर टैक्सेस को समझने वाले हैं कि टैक्सेस कैसे अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम पे काम करती हैं। अब समझते हैं अगला टर्म जो मैंने आपको वीडियो के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में डिफाइन कर दिया था कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है, यानी कि जिसके पास जितना रुपया उसके ऊपर उतना ही ज्यादा टैक्स, इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। अब समझते हैं पर्पस एंड सिग्निफिकेंस, क्या जरूरत है टैक्स की और क्या इंपॉर्टेंस है टैक्स की, वो हम समझते हैं। पहला रिवेन्यू जनरेशन, मैंने जैसे एग्जांपल दिया भी था कि मेन काम गवर्नमेंट का क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन करना या फिर सोशल वेलफेयर करना, उन सब चीजों में क्या लगता है, पैसा लगता है। और वो पैसा कहाँ से आएगा, यानी कि वो रिवेन्यू गवर्नमेंट के पास कहाँ से आएगा, तो वो आएगा टैक्स के थ्रू। यानी कि टैक्स जनरेशन काफी इंपॉर्टेंट एक चीज है जिसके जरिए गवर्नमेंट रिवेन्यू जनरेट करती है और बाद में उस रिवेन्यू से पैसे को या तो बिजनेस करने में खर्च कर सकती है, सोशल वेलफेयर करने में खर्च कर सकती है। मतलब गवर्नमेंट बिजनेस करती है, बिल्कुल ऐसे बहुत से बिजनेस जो गवर्नमेंट रन कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में इंडियन रेलवेज IRCTC गवर्नमेंट रन कर रही है। ऐसी बहुत सी कंपनीज है जो गवर्नमेंट रन करती है। इसके अलावा सोशल वेलफेयर करने के लिए अलग पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकती है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इसके अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो ये बहुत सारी फैसिलिटीज जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और अदर खर्चे भी होते हैं गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट के उसके लिए पैसा चाहिए तो पैसा आता है टैक्स के थ्रू। तो पहला मेन पर्पस क्या हो गया, रिवेन्यू जनरेशन। दूसरा जो पॉइंट पता है क्या होता है, वो होता है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, की वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे मैंने आपको ऊपर पॉइंट में समझाया, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, यानी कि जिसके पास जितनी इनकम है उसके ऊपर उतना ही टैक्स लगाया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अमीर लोग ज्यादा टैक्स पे करते हैं। अब जब वो ज्यादा टैक्स पे करेंगे तो इकोनॉमी के बाकी कामों में टैक्स का पैसा खर्च किया जा सकता है या फिर गरीब लोगों की भलाई में वो पैसा खर्च किया जा सकता है। इस बात का मतलब ये है कि एक तरीका हो गया रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का, कि अमीरों से पैसा लो और गरीबों को पैसा दो। तो वेल्थ इससे क्या होगी, रिडिस्ट्रीब्यूट होगी, या फिर आप इसे इनकम का भी रिडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे समझ सकते हो। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। इकोनॉमी कंट्रोल में रहती है, वरना क्या होगा कि इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर मान लो टैक्सेशन सिस्टम ना हो तो जो इनइक्वालिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और क्या पता है ज्यादा बढ़ जाए कि अमीर के पास तो लग्जरी कोई कमी ना हो, लेकिन गरीब लोग इतने ज्यादा गरीब हो जाएं, ठीक है, कि उनके पास बेसिक नीड्स फुलफिल करने तक के पैसे ना हो, यानी कि रोटी के लिए पैसा ना हो, कपड़े के लिए पैसा ना हो, मकान के लिए पैसा ना हो। जैसे हम देखते भी हैं इंडिया में भी ऐसे लाखों करोड़ों लोग रहते हैं आज भी जिनके पास अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करने तक के लिए पैसे नहीं है। तो ये इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर क्या आता है, फोर्थ पॉइंट, उसको हम बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इस पैसे को यूज करती है सामाजिक कल्याण के लिए, यानी कि सोशल वेलफेयर के लिए, ताकि वो लोग जो बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, ठीक है, या फिर जिनके पास पैसे की बहुत ज्यादा कमी है, रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी है, उनकी भलाई की जा सके। और फिफ्थ और आखिरी पॉइंट क्या आता है, फिजिकल पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी। फिजिकल पॉलिसी समझते हो ना, फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट रन करती है, जहां पे हम बात करते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर्स की। गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग जगह एक्सपेंडिचर करती है लोगों के वो बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, चाहे वो मैंने एग्जांपल दिए भी थे भी, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, ठीक है, अलग जगह गवर्नमेंट जो है खर्चा करती है। वो सब किसका पार्ट होता है, फिजिकल पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी का। अब वो गवर्नमेंट इतना खर्चा क्यों कर पाती है, कि गवर्नमेंट का उसमें रेवेन्यू का सोर्स है ना। तो इसी वजह से हम क्या बोलते हैं कि फिजिकल पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने के लिए टैक्स का
सही रेट पे मिलना, सही टाइम पे मिलना और सही अमाउंट में मिलना बहुत जरूरी है, ताकि गवर्नमेंट अपने वो एक्सपेंडिचर्स कंटिन्यू रख सके और लोगों का वेलफेयर करती रहे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पर तो मैंने आपको सिर्फ 5 पॉइंट लिख के दिखाए हैं, एग्जाम में आपको ये 5 पॉइंट डिफाइन भी करने हैं, वैसे मैंने 5 पॉइंट नोट्स में डिफाइन भी कर रखे हैं। ठीक है, अब हम शुरू कर रहे हैं कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे? एक तो बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं हमें इनकम के, कि इनकम पे टैक्स तो जब लगाएंगे ना जब पता होगा इनकम के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। तो पहले हम पता करेंगे इनकम के सोर्सेज और फिर बात करेंगे एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में, जहां हम समझेंगे कि एग्रीकल्चर से इनकम पे टैक्स लगता है या नहीं लगता है। तो शुरू करते हैं टॉपिक। तो पहले समझते हैं बेसिक कंसेप्ट्स को। इनकम डेफिनेशन एंड टाइप। तो इनकम की बात कर रहे हैं तो इनकम की डेफिनेशन सबको पता होगी कि भाई हम जो मॉनेटरी गेन करते हैं अपने गुड्स और अपनी सर्विसेज के बदले, उसको क्या बोलते हैं? इनकम बोलते हैं। हम सब लोग अलग तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग कोई प्रोफेशन फॉलो करते हैं, कुछ लोग सर्विस सेक्टर में है, तो कुछ लोग इंडस्ट्रीज के अंदर हैं। ठीक है, तो ये कुछ तरीके होते हैं इनकम जनरेट करने के। तो इनकम का मतलब क्या होता है? मॉनेटरी बेनिफिट अपने गुड्स के लिए और अपनी सर्विसेज के लिए। ठीक है, और हम इसके टाइप्स भी डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके हमारे पास ये 7 टाइप हैं जहां से हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। पहला टाइप क्या आता है? सैलरी एंड वेजेस। अगर कोई पर्सन प्रोफेशनली कोई काम कर रहा है या फिर कहीं पे एम्प्लॉय है तो उसे क्या मिलती है? सैलरी मिलती है उसके बदले, है ना। हर मंथ एंड के बाद उसे सैलरी मिल जाती है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं वेजेस की, तो कुछ लोग दिहाड़ी मजदूर भी होते हैं, है ना। जब वो काम करते हैं तभी उन्हें पेमेंट मिलती है। अगर वो पूरे दिन काम करेंगे उन्हें क्या मिल जाएगी? पेमेंट मिल जाएगी। इसे क्या बोलते हैं? वेजेस। तो ये तो हो गया पहला टाइप, सैलरी एंड वेजेस का। दूसरा क्या होता है? बिजनेस प्रॉफिट्स। बहुत से लोग बिजनेस करना पसंद करते हैं तो वहां से भी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, यानी कि अलग तरह के बिजनेसेस हैं वहां से प्रॉफिट जनरेट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बिजनेस प्रॉफिट्स। वो भी क्या होता है? इनकम का सोर्स ही माना जाता है। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है वो क्या आता है? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स। पहले बात करते हैं इंटरेस्ट की। जब भी हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे भी, फॉर एग्जांपल एफडी में करवा दिया हमने। एफडी क्या होती है? फिक्स्ड डिपॉजिट करवा दिया, या फिर बैंक में रखा हुआ है सेविंग अकाउंट में पैसा, या फिर आरडी है। तो बहुत से केसेस में हमें अपने पैसे पे यानी कि इन्वेस्टमेंट पे क्या मिलते हैं? रिटर्न्स मिलते हैं एज अ इंटरेस्ट। तो वो भी क्या बनता है? हमारी वही बनती है हमारी इनकम, और उस पर भी क्या लगता है? टैक्स लगता है। इसके बाद क्या आता है? डिविडेंड्स। डिविडेंड में भी टैक्स लग सकता है। अब डिविडेंड क्या होता है हमारे पास? डिविडेंड होता है प्रॉफिट का हिस्सा। जब भी एक पर्सन प्रॉफिट जनरेट करता है, प्रॉफिट बोल रहा हूं सॉरी, जब भी एक पर्सन स्टॉक मार्केट में या फिर इक्विटीज के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उस कंपनी में एक पार्टिसिपेट बन जाते हैं। अब होता क्या है कि जब भी वो कंपनी प्रॉफिट जनरेट करेगी तो वो अपना एक प्रॉफिट का हिस्सा शेयर कर सकती है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोल के चलते हैं। यानी कि डिविडेंड वो इनकम होती है जो हमें स्टॉक्स के बदले मिलती है अगर हमने अच्छी कंपनी के स्टॉक्स ले रखे हैं तो, और अगर वो कंपनी प्रॉफिटेबल रहती है तो ये हो गया हमारे पास डिविडेंड। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं किसी ने रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर ले रखे हैं, इन्फोसिस के शेयर ले रखे हैं, तो अगर वो कभी भी डिविडेंड देंगी तो डिविडेंड मिल जाता है। तो ये भी टाइप का इनकम होता है स्टॉक मार्केट का, स्टॉक मार्केट से। अब हमारे पास आता है अगला फॉर्म जिसको क्या बोलते हैं? रेंट। अब रेंट तो शायद आप लोग पहले से जानते होंगे, है ना। इनमें से मैक्सिमम जब जानते हो, रेंट क्या होता है? जब भी हम अपनी प्रॉपर्टी को किसी को देते हैं तो हम उसको क्या लेते हैं? किराया लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रेंटल इनकम या फिर रेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास रेंट की बात। यानी कि जब भी हम कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकती है, डोमेस्टिक प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है, उसको देते हैं किसी पर्सन को, अपनी लैंड देते हैं काम करने के लिए, तो उसके बदले हम जो चार्ज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेंट बोलते हैं। इसके बाद आता है कैपिटल गेन। ये थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट है किसी चीज का, स्टॉक मार्केट का। मैंने भी आप लोगों को डिविडेंड समझाया कि स्टॉक मार्केट में डिविडेंड क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं मैंने इन्फोसिस के शेयर लिए और इन्फोसिस कंपनी प्रॉफिटेबल रहती है तो मुझे क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा, मतलब उस प्रॉफिट का छोटा सा हिस्सा। दूसरी चीज क्या मिलती है हमें? कैपिटल गेन का बेनिफिट। बहुत ही कैपिटल गेन का बेनिफिट, अरे भाई वो शेयर का प्राइस ऊपर भी तो जाएगा, और अगर शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है तो क्या पता है क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन। यानी कि डबल बेनिफिट होता है जब हम अपने पैसे को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो डिविडेंड भी मिल सकता है और कैपिटल गेन का बेनिफिट भी मिलता है, यानी कि जब उसके प्राइसेस ऊपर जाएंगे। सेम ऐसे ही जब हम कोई भी रियल एसेट खरीदते हैं, रियल एस्टेट एसेट खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कोई लैंड खरीद ली, कोई बिल्डिंग खरीद ली, कोई मशीनरी खरीद ली, और अगर उसके रेट ऊपर जाएंगे तो भी मुझे क्या मिलेगा? कैपिटल गेन मिलेगा। यही नहीं, अगर हमारे पास
कोई आर्ट है और उसकी वैल्यू लगातार बढ़ रही है तो वो भी हमें फ्यूचर में सेल करने के बाद कैपिटल गेन ही देगी जाएगा। यानी कैपिटल गेन का सिंपल सा मतलब है कि आपने कोई एसेट रखी हुई है, आप उस एसेट को फ्यूचर में बेचोगे तो फ्यूचर में जो आपको बढ़ा हुआ प्राइस मिलेगा ना उस एसेट का, वो एज अ कैपिटल गेन ट्रीट किया जाता है। इसके बाद 6th पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, पेंशंस एंड एन्युइटीज। बहुत से लोगों को पेंशंस मिलती है ना, रिटायरमेंट के बाद, तो ये एक सोर्स ऑफ इनकम होता है। एन्युइटी ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम होता है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, रॉयल्टी। अब रॉयल्टी बहुत कम लोगों को पता होगा। रॉयल्टी का मतलब ये होता है कि जब भी हम अपनी कोई भी चीज पेटेंट करवा लेते हैं, ट्रेडमार्क ले लेते हैं उसका, तो ऐसे केसेस में, फिर कॉर्पोरेट ले लेते हैं, ऐसे केसेस में क्या मिलता है, वहां से रॉयल्टी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने कोई बुक लिख दी फ्यूचर में, अब जब मैं बुक लिख दूंगा और उस बुक को पब्लिश कर रहा हूं, तो जब तक वो बुक मार्केट में सेल होती रहेगी तब तक मुझे एक प्रॉफिट का एक एज अ रॉयल्टी कुछ ना कुछ अमाउंट मिलता रहेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, रॉयल्टी बोलते हैं। ऐसा बहुत सी चीजों से मिलता है। हो सकता है भाई कोई सिंगर कुछ गाने गा दे, तो वो गाने जब तक चलते रहेंगे, चाहे वो डीजे पे चले, ठीक है, चाहे वो किसी पर्टिकुलर ऐप पे चले, किसी पर्टिकुलर म्यूजिक प्लेटफॉर्म पे चले, तो ऐसे केसेस में उन्हें रॉयल्टी मिलती है उन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए, क्योंकि वो उनका गाना यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास रॉयल्टी। तो उम्मीद है आपको ये 7 के 7 सोर्सेज ऑफ इनकम समझ में आ गए हैं। अगर फिर भी किसी भी डाउट रह गया हो ना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसे वहीं पे डिफाइन कर दूंगा, वहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, 7 इनकम टाइप्स हो गए। अब समझते हैं इनकम 2 प्रकार के और होते हैं। एक होता है अर्नड इनकम, दूसरा होता है अनअर्नड इनकम। अब अर्नड इनकम का मतलब क्या है, भाई जो हमने कमाई हो, और अनअर्नड इनकम बात जो हमने ना कमाई हो। मतलब ऐसी भी इनकम जो हमने ना कमाई हो, बिल्कुल होती है। ठीक है, दिखाता हूं कैसे। जैसे सैलरी एंड वेजेस क्या होती है, अर्नड इनकम। हम कमाते हैं, हम काम करेंगे जब भी सैलरी आएगी, हम मजदूरी करेंगे जब भी दिहाड़ी आएगी, है ना, वेजेस भी तभी आएंगे। तो दोनों क्या है, अर्नड इनकम। बिजनेस प्रॉफिट, बिजनेस करने पे मिल रहा है, तो ये भी एक कमाई हुई इनकम है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, हमें कमाना नहीं पड़ रहा। ठीक है, इंटरेस्ट के लिए क्या किया, हमने अपने बचाए पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, इंटरेस्ट आया, क्या हमने कमाया, बिल्कुल नहीं। डिविडेंड्स, कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, पैसा आ गया, ये भी अर्न इनकम का पार्ट है। रेंट, हमने काम नहीं किया इसके लिए, एक प्रॉपर्टी थी, किसी को दे दी, उसके लिए चार्जेस लेने शुरू कर दिए, उससे रेंट, कमाया नहीं है पैसे को। कैपिटल गेन, हमने नहीं कमाया है, अपने आप में उसकी वैल्यू बढ़ी है उस पर्टिकुलर एसेट की। ऐसे ही पेंशंस, कमाई थोड़ी ना है, ये तो पार्ट होता है ट्रांसफर इनकम का। अगर आपको ना पता हो तो इनकम भी 2 तरह की होती है, जैसे ये है ना, ऐसी 2 कैटेगरी और होती है। एक होता है एक्टिव इनकम, एक होता है हमारे पास अर्नड इनकम, होता है ट्रांसफर इनकम। इसको ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। ट्रांसफर इनकम क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके घर में कोई भी आपका रिलेटिव आया हो, मामा वगैरह आए हो, है ना, नाना वगैरह आए हो, उन्होंने आपको कुछ पैसा एज ए गिफ्ट दिया हो जाते वक्त, कितना खुश होते हैं ना आप उसके बाद। ठीक है, तो वो एक ट्रांसफर इनकम होती है जो आपको कमानी नहीं पड़ी, आपको मिली है। ठीक है, एज अ गिफ्ट। क्या आप ये बोलोगे क्या हमने कमाया है पैसा, बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो वो ट्रांसफर इनकम का पार्ट होता है, यानी कि अनअर्न्ड इनकम होती है एक टाइप की। तो ये हो गया हमारे पास ट्रांसफर इनकम। इसके बाद एक चीज और देखते हैं, तो उम्मीद है ये भी ट्रांसफर इनकम हो गया। पेंशन और एन्युइटी, ये भी ट्रांसफर इनकम। रॉयल्टी, ठीक है, इसके लिए आपने काम किया था, बट ये कि एक बार आपने काम करके छोड़ दिया, फिर भी पैसा मिलता जा रहा है, तो ये भी तरह का ट्रांसफर अनअर्न्ड इनकम हम बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि एक तरह से पैसिव सोर्स ऑफ इनकम हो गया ना ये। जिनको नहीं पता बता देता हूं, एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है कि जब हम काम करें तभी पैसा आ रहा है। पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, हमने एक बार काम कर दिया और छोड़ दिया, उस काम से लगातार पैसा आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं, जब तक ये वीडियोस चलती रहेंगी मेरे पास डॉलर्स की फॉर्म में रिवेन्यू आता रहेगा। ये भी क्या होगा, पैसिव इनकम हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही और भी तरीके होते हैं पैसिव इनकम जनरेट करने के, बहुत से तरीके होते हैं। ठीक है, पर अभी हमें इतना ही समझना था। उम्मीद आपको सारे टाइप्स ऑफ इनकम समझ में यहाँ पे आ गए हैं। अब आगे समझेंगे एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। तो समझते हैं एग्रीकल्चर इनकम को। तो एग्रीकल्चर इनकम जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर से कमाई हुई इनकम। अब प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है, ठीक है, जहां पे हम या तो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं या फिर लाइफ स्टॉक में इन्वॉल्व होते हैं कि भाई लाइफ स्टॉक के जरिए हम फार्मिंग वगैरह कर रहे हैं, हम जो है मिल्क वगैरह का प्रोडक्शन कर रहे हैं, डायरी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो वो सब पार्ट होता है किसका, एग्रीकल्चर इनकम का ही। इसके अलावा और भी कुछ चीजें होती है एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट, जहां पे नेचुरल रिसोर्स इन्वॉल्व होते हैं, फॉर एग्जांपल मिनरल्स वगैरह। ठीक है, जहां पे डायरेक्ट हम नेचुरल रिसोर्स को यूज करते हैं, ठीक है, एज अ रॉ मटेरियल। तो एग्रीकल्चरल इनकम, तो एग्रीकल्चरल इनकम पासेस द अर्निंग्स ड्राइव फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। तो एग्रीकल्चरल इनकम का मतलब क्या है कि वो इनकम जो हम कमाते हैं एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के जरिए, इंक्लूडिंग कल्टीवेशन, जिसमें कल्टीवेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमने क्रॉप्स वगैरह, जैसे कल्टीवेशन ऑफ लैंड, हमने क्रॉप्स वगैरह उगा दिए, ठीक है, उसको बाद में सेल
सेल कर देंगे जब वो अनाज उग जाएगा, उससे क्या आएगा, पैसा आएगा। तो वो इसका पार्ट होता है। रियरिंग लाइफ स्टॉक, ठीक है, लाइफ स्टॉक को रियर कर सकते हैं। अब रियरिंग लाइफ स्टॉक का मतलब क्या है कि एक बार जो भेड़ वगैरह है ना, हम उसमें से वूल निकाल सकते हैं, उस वूल से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उसे बेच सकते हैं एज अ रॉ मटेरियल, या फिर उसे कपड़े वगैरह बना के सेल कर सकते हैं। तो वो भी क्या बन जाती है, एक एग्रीकल्चरल इनकम बन जाती है। और रियरिंग लाइफ स्टॉक एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, ये सारी एक्टिविटीज किसका पार्ट होती है, एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट ही मानी जाती है। एक मिनट वेट करना, अब आगे देखते हैं। एग्रीकल्चरल इनकम इज कैटेगराइज्ड बाय इट्स डायरेक्ट लिंकेज टू लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो कहां से होती है, जमीनों से, है ना, क्योंकि बिना लैंड के हम एग्रीकल्चरल इनकम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो उसके लिए लैंड की बहुत जरूरत है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज की सीजनल वेरिएबिलिटी, हाँ सीजन्स पे भी डिपेंड करता है ना। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, जब साइंस पढ़ रहे थे आप लोग, एसएसटी पढ़ रहे थे, है ना, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, ठीक है, वहां आपने पढ़ा होगा कि वहां पे सीजनल फार्मिंग होती है, यानी कि सीजनल प्रोडक्शन करते हैं हम अनाजों की, हर अनाज हम हर टाइम नहीं उगा सकते, ठीक है। एंड सस्पेक्टेबिलिटी टू वेदर कंडीशंस, इसका मतलब वेदर कंडीशंस पे भी फार्मिंग डिपेंड करती है। अगर वेदर अच्छे रहेंगे तो बहुत बढ़िया, बुरे हो गए तो भाई सारी फसल बर्बाद। फॉर एग्जांपल जैसे हम इरिगेशन ही करते हैं, इरिगेशन को लेकर बहुत से लोग जो है ना बारिश पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो होता क्या है कि कई बार बारिश कम हो गई तो फसल सूख गई, वहां दिक्कत आ गई, बारिश ज्यादा हो गई तो फसल बहा देगी, वहां दिक्कत हो गई। तो ऐसे केसेस में फार्मिंग को लेकर बहुत सी दिक्कतें आती हैं अगर वेदर कंडीशन या फिर इन्वायरमेंट कंडीशंस सही नहीं है। तो पेस्ट यानी कि कीड़े मकोड़े कई बार वो भी फसल को बर्बाद कर देते हैं। एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस, और मार्केट फ्लक्चुएशन का मतलब क्या है कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट प्रोडक्ट्स, ठीक है, कि भाई डिमांड और सप्लाई कैसी है, उनके हिसाब से भी फार्मर्स को नुकसान या फायदा हो सकता है। वैसे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है खासकर एग्रीकल्चरल इनकम को, ठीक है, और एग्रीकल्चरल रेवेन्यू को। आप लोगों ने एमएसपी सुना होगा, ठीक है, नहीं सुना तो एक काम देता हूं, मेरे को आप इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे और इससे होता क्या ये भी मुझे बताओगे। तो देखते हैं कितने लोगों को पता है। और इसके ऊपर तो भी आंदोलन भी बहुत सारे चल रहे थे बीच में, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया, कि टैक्सेशन क्या होता है एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया, कि टैक्सेशन का बेनिफिट क्या है एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर। तो आपको बता देता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये चीज स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में सौंप रखी है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स इंपोज कर सकती है। और आपको एक चीज बता दूं कि सेंट्रल की तरफ से एग्रीकल्चरल इनकम पे किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है, यानी कि एक टैक्स फ्री इनकम जनरेट होता है एग्रीकल्चर से। बात ये ऐसा क्यों, ऐसा क्या है जो एग्रीकल्चर को हम लोग टैक्स फ्री छोड़ देते हैं, यहाँ पे टैक्स ही लेते लोगों से। उसका एक मेन रीजन है क्योंकि फार्मर्स अभी बहुत कम है, फार्मर्स और बढ़े, प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़े, यानी कि जो एग्रीकल्चर या फिर जो फार्मर्स हैं वो थोड़ा सा अच्छा फील करें, कॉन्फिडेंस में आए कि उनको ज्यादा इनकम मिलेगी, गवर्नमेंट टैक्स भी नहीं ले रही है, गवर्नमेंट फायदा पहुंचा रही है उन्हें। तो ऐसे केसेस में फार्मर्स को मोटिवेट रखने के लिए ये चीज की गई थी, ठीक है, कि एग्रीकल्चर को टैक्स फ्री छोड़ा गया है। वही चीज यहाँ पे देखोगे एज पर सेक्शन 10(1), जो आप सेक्शन 10(1) पढ़ोगे ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, यानी कि वो इनकम टैक्स ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है। द एक्ट डिफाइंस एग्रीकल्चरल इनकम एज इनकम डिराइव्ड फ्रॉम लैंड। अब इसमें हम वो इनकम मानते थे लैंड से आई है, लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, इंक्लूडिंग 3 चीजें इसमें इंक्लूड की जाएंगी। पहला, रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, यानी कि जब भी हम लैंड पे किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे किसी अनाज का, गेहूं, चावल, ठीक है, गन्ने, कोई भी अनाज जिसका हम प्रोडक्शन कर रहे हैं जमीन के ऊपर एग्रीकल्चर के जरिए, ठीक है, तो उस पे उससे जो भी रेवेन्यू आएगा उसको बेचने के बाद उस पे टैक्स नहीं लगेगा, ये इसका पार्ट हो गया। दूसरा, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड, अगर किसी ने एग्रीकल्चरल लैंड को रेंट पे दे रखा है, रेंट पे किसी ने फार्मिंग के लिए, ठीक है, और बिल्डिंग ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। वैसे आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, बिल्डिंग फॉर, जब ये लिखा है ना बिल्डिंग ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, पहली बात तो एग्रीकल्चरल लैंड पे बिल्डिंग बनाना अलाउड नहीं होता, ठीक है, लेकिन हाँ अगर फार्मर चाहे तो वो अपने यूज के लिए बना सकता है, लेकिन वो किसी भी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए वहां पे बिल्डिंग्स वगैरह नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि ये चीज इलीगल होती है। वही चीज यहाँ पे है कि रेंट रिसीव जो होगा एग्रीकल्चरल लैंड से, ठीक है, वो भी हमारे इनकम का पार्ट बनेगा एग्रीकल्चरल इनकम के। तीसरा, इनकम डिराइव फ्रॉम फार्म बिल्डिंग्स, जो फार्म बिल्डिंग्स है वहां से जो इनकम आएगी, मशीनरी है, एंड इरिगेशन फैसिलिटीज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, ये सब कहीं ना कहीं इनकम का पार्ट बनेगा और ये सब इनकम टैक्स के अंदर आएगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर, और इसको फ्री रखा गया है।
ठीक है। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आगे समझाऊंगा अभी आप लोगों को, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो टैक्स फ्री कर दिया एग्रीकल्चर को, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को फिर भी परमिशन हो चाहे तो टैक्स लगा सकती है। तो इसको बोलते हैं डुअल टैक्सेशन सिस्टम, जो मैंने लास्ट फॉर्म में डिफाइन भी किया है डुअल टैक्सेशन को, कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स बन सकते हैं किनके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, कि टैक्स इंपोज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कुछ हो सकता है कुछ स्टेट्स टैक्स लगा भी दे और कुछ स्टेट टैक्स ना लगाए। ठीक है, अब चैलेंजेस समझते हैं, टैक्सेशन एंड कंप्लायंस। अब चैलेंजेस क्या है टैक्सेशन को लेके इस चीज की वजह से? पहला टैक्स इवेजन, भाई बहुत से लोग टैक्स चोरी करेंगे, इसको बोलते हैं टैक्स इवेजन। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग अपनी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को एग्रीकल्चर शो करके वहां पे टैक्स को बचा सकते हैं और टैक्स को बचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसको बोलते हैं टैक्स इवेजन। दूसरा, लोग टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं इनिशियल स्टेज से ही, कि कैसे हम अपनी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम में दिखाएं ताकि हम कम से कम टैक्स भरें और ज्यादा प्रोडक्ट को एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट दिखा के वहां पे टैक्स ना भरना पड़े। तो टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। तीसरा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि जिनके पास बड़ी बड़ी फार्म्स हैं, बड़ी बड़ी जमीनें हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं जमींदार्स, ठीक है, वो जो प्रोडक्शन करेंगे उसमें भी टैक्स नहीं लगेगा। तो इसका बेनिफिट कुछ अमीर लोगों को भी हो सकता है जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिच है, जो शायद टैक्स भर भी सकते थे पर फिर भी उन्हें इस एग्जेम्पशन की वजह से फायदा मिलेगा कि उन्हें टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक दिक्कत क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोला, तो इससे जो गवर्नमेंट करना चाह रही थी कि हम छोटे फार्मर्स को एक तरह से मोटिवेट करेंगे या फिर इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे ताकि उन्हें टैक्स ना भरना पड़े, वो मोटिव खत्म हो जाएगा। इसी को बोलते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आता है डुअल टैक्सेशन, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि स्टेट चाहे टैक्स लगा सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं डिस्पैरिटीज क्रिएट करती है स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, और कॉन्फ्लिक्ट भी आता है स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स देखे कि जहां पे तुमने बात की टाइप्स ऑफ इनकम के बारे में कि सोर्सेज ऑफ इनकम कौन कौन से थे, मैंने सब डिफाइन कर दिया। ठीक है, फिर हमने देखा एग्रीकल्चरल इनकम के साथ टैक्स का क्या रिलेशन है, क्या टैक्स लगेगा या टैक्स नहीं लगेगा, और टैक्स कौन सी गवर्नमेंट ले सकती है कौन सी गवर्नमेंट नहीं ले सकती, और फिर टैक्स को लेके चैलेंजेस कौन कौन से आएंगे। तो अब हम शुरू कर रहे हैं कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है, पॉलिसी इंप्लीकेशंस एंड रिफॉर्म्स। हम सब ने एक चीज डिस्कस की थी, वो क्या कि जब हम एग्रीकल्चरल इनकम को इनकम टैक्स के अंदर देखते हैं तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जहां पे इनकम टैक्स कलेक्ट करने बहुत सी दिक्कतें आती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई जाती हैं। उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कैसे होगा, उसका इंप्लीकेशन किस तरीके से होगा, और साथ साथ वो कौन से रिफॉर्म्स हैं, वो सब हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि पार्शली एग्रीकल्चरल इनकम क्या होता है, यानी कि पार्टली, यानी कि कब हम एग्रीकल्चरल इनकम का कुछ पार्ट तो हम एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर काउंट करते हैं और बाकी पार्ट को हम इनकम बिजनेस इनकम के तौर पे काउंट करते हैं। इसके बाद हम लास्ट में डिस्कस करेंगे पर्सन मीनिंग एंड क्लासिफिकेशंस। तो ये तीन टॉपिक जो है ना वो हमें डिस्कस करना है इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं टॉपिक, एड्रेसिंग द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चरल इनकम। जब हम जो चैलेंजेस हैं एग्रीकल्चरल इनकम को लेके जब से एड्रेस करने की कोशिश करते हैं तो टैक्सेशन रिक्वायर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो हमें कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ती है ताकि हम उन प्रॉब्लम्स को ठीक कर पाए। एम्ड एट प्रमोटिंग एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ताकि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की जा सके। हम सब जानते हैं ये चीज कि जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो वहां से एग्रीकल्चरल इनकम को एग्जेम्प्ट किया हुआ है, यानी कि हम एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लेते हैं ताकि एग्रीकल्चर को ज्यादा प्रमोट किया जाए, लोग ज्यादा मोटिवेट किया जाए, फार्मर्स मोटिवेट हो और ज्यादा फार्मिंग करने के लिए, उन्हें इंसेंटिव प्रोवाइड करने के लिए ये सारे काम किए जाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि कुछ लोग इस चीज का गलत फायदा उठाते हैं, यानी कि मिसयूज करते हैं, अपनी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम में कन्वर्ट करके या फिर शो करके अपने टैक्स को चोरी करने की कोशिश करते हैं, या फिर टैक्स बचाने की, जिसको हम क्या बोलते हैं टैक्स इवेजन करने की कोशिश करते हैं। तो उन चीजों से बचने के लिए ऐसी पॉलिसीज को बनाया जाता है। इनहेंसिंग टैक्स कंप्लायंस, जहां पे हम टैक्स कंप्लायंस को इनहेंस कर सकते हैं, एंड एंश्योरिंग इक्वालिटी एंड इंक्लूसिविटी। और हम यहाँ पे इक्विटी
को यहाँ पे इंश्योर करना चाहते हैं और इंक्लूसिविटी को भी। ठीक है, अब ये समझते हैं यहाँ पे आगे तो कौन कौन से पॉलिसी इंप्लीकेशंस हैं और रिफॉर्म्स हैं। पहला पॉइंट क्या आता है, इनहेंस्ड डाटा एंड मॉनिटरिंग। सबसे पहले काम क्या आता है कि डाटा कलेक्ट करना। अब डाटा किस चीज का, भाई फार्मर्स में किसके पास कितनी लैंड है, किसके पास कितने रिसोर्सेज हैं, कौन एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, कौन आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, टाइम टाइम पे उसे मॉनिटर भी करना। ठीक है, तो ये सब किसी का काम है, गवर्नमेंट का काम है, ताकि टैक्स अच्छे तरीके से इंपोज किया जा सके। तो ये आता है पहला पार्ट, यानी कि ये चेक करना कि कहीं कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है जो अपनी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को भी एग्रीकल्चर में शो करके अपने टैक्स को बचाने की कोशिश कर रहा है। उन सब चीजों के लिए गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, डाटा कलेक्ट कर सकती है और उसे टाइम टू टाइम मॉनिटर भी कर सकती है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। अब टेक्नोलॉजी एडॉप्शन का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट सैटेलाइट यूज कर सकती है। अब सैटेलाइट कैसे, कि भाई ये देखने के लिए कि कहां पे किस तरीके से फार्मिंग हो रही है, ठीक है, कितनी जमीनें किस फार्मर के पास है। एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके जो गवर्नमेंट है क्या कर सकती है, ये पता कर सकती है कि सही में जो फार्मर्स बोल रहे हैं कि हमारे पास इतने इतने रिसोर्सेज हैं, क्या वो एक्चुअल में अवेलेबल है या नहीं, या फिर उससे ज़्यादा अवेलेबल है, और या फिर वो एक बहुत बड़े लेवल पे फार्मिंग कर रहे हैं, कमर्शियल लेवल पे फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, और टैक्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन सब चीज़ों को हम देख सकते हैं कैसे, प्रॉपर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है, इनकम डिक्लेरेशन। अब इस बात का मतलब ये है कि एक तरह से फार्मर्स से पहले पूछ लो कि वो अपनी इनकम डिक्लेयर कर दे, यानी कि अकाउंटेबल हो अपनी इनकम को लेके, ताकि गवर्नमेंट को पता रहे कि फार्मर्स जो है वो कितनी कितनी इनकम जनरेट कर रहे हैं और क्या वो अपने पैसे का सही तरीके से यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कहीं अपने पैसे को मिस यूज तो नहीं कर रहे। वो सब हम इस पॉइंट के अंदर देख सकते हैं कि अगर फार्मर्स खुद ही अपनी इनकम, अपना रिवेन्यू डिक्लेयर कर दे तो। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। हम यहाँ पे भी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगा सकते हैं चाहे तो, मतलब इनकम टैक्स क्यों देना सबको। अगर मान लेते हैं कि इनकम टैक्स का इंजेक्शन जो है वो हम सब फार्मर्स को क्यों दें, जबकि उसका बेनिफिट सिर्फ जो है ना हमें कुछ फार्मर्स को ही देना है, क्योंकि ये चीज की किस लिए गई थी, ताकि फार्मर्स और ज्यादा मोटिवेट हो, फार्मर्स मोटिवेट रहे, उनको इंसेंटिव मिले और वो लगातार प्रोडक्शन करते रहे एक अच्छे लेवल पे, जो कि क्योंकि उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो करना पड़ता, चाहे तो गवर्नमेंट खुद ने सब्सिडी प्रोवाइड करती, वरना गवर्नमेंट यहाँ पे टैक्स स्लैब से बाहर कर देती है कि चलो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आप जितनी मर्जी प्रोडक्शन करो, कर सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे एक पॉइंट आता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का। लेकिन मान लेते हैं कुछ लोग जो हैं वो बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं, कमर्शियल लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं, ताकि एक तरह से उन्होंने बिजनेस बना रखा है एग्रीकल्चर को भी। तो ऐसे केसेस में हम जो है वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगा सकते हैं कि इस स्लैब से जो भी नीचे है, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन लेवल डिसाइड कर सकते हैं कि भाई जो भी इससे नीचे प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, उनको तो टैक्स बेनिफिट मिलेगा, लेकिन बाकी पर्संस को टैक्स एग्जेप्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उन्हें टैक्स पे करना होगा। तो इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। फिर क्या आता है हमारे पास फिफ्थ पॉइंट, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन। पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोलती है कि हम तो भाई किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लेंगे एग्रीकल्चरल इनकम पे, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है उन्हें लेना चाहिए तो वो चाहे तो ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक तरह से कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो इस चीज के ऊपर कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर इस चीज के ऊपर काम करे। तो ये 5 हमारे पास रिफॉर्म्स हैं, 5 पॉलिसी के इंप्लीकेशंस और रिफॉर्म्स हैं जो हमने यहाँ पे देखे, किन पॉलिसी के कौन कौन से इंप्लीकेशंस होते हैं और कौन कौन से रिफॉर्म्स होते हैं। अब आगे समझते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, पार्टली एग्रीकल्चर इनकम। अब पार्टली एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो करते कुछ है, अपनी इनकम दिखाते कुछ किसी और चीज में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया भी था कि कुछ लोग ऐसे हैं हमारे पास जो करते क्या है कि वो पैसा कमा रहे हैं नॉन एग्रीकल्चर इनकम से, पर टैक्स बताने के लिए शो कर रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम में। क्यों? क्योंकि उनका काम क्या है, पार्टली एग्रीकल्चर के अंदर आता है। वो समझते हैं यहाँ पे हम पार्टली एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, एक मिनट वेट करना, चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था, तो अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इन इंडिया द ट्रीटमेंट ऑफ इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एक्टिविटीज सच एज टी, कॉफी एंड सिलिकॉन प्रोडक्शन वेरीज। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज करते हैं बहुत सारी, फॉर एग्जांपल हम टी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, कॉफी का प्रोडक्शन कर रहे हैं और सिलिकॉन प्रोडक्शन कर रहे हैं, वेरीज। तो वो डिफरेंट वेरीज बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन ऑफ इनकम। तो वो इनकम एट्रीब्यूटेबल पे वेरी करते हैं, मतलब कुछ इनकम ऐसी होती है जो एग्रीकल्चर इनकम में काउंट होगी और कुछ हम इंडस्ट्री
इंडस्ट्रीज से कमाते हैं तो वो बिजनेस इनकम में काउंट होगी। तो वो डिपेंड किस पे करता है, उनकी परसेंटेज पे। तो उन्होंने क्या बोला कि प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम एट्रीब्यूटेबल टू एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस वर्सेस बिजनेस एक्टिविटीज, यानी कि जो हम ये टी का प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर कॉफी को यूज कर रहे हैं या फिर सिलिकॉन को यूज कर रहे हैं, सिलिकॉन प्रोडक्शन को, ये दो तरह की इनकम यहाँ पे बनाता है, या तो ये एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से आता है वो इनकम, या फिर बिजनेस एक्टिविटी से। लेकिन जो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से आएगा इनकम, वो तो हम टैक्स फ्री ट्रीट करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम को फिर से बोल रहा हूँ टैक्स एग्जेम्पशन का पार्ट माना जाता है। लेकिन जो इनकम बिजनेस एक्टिविटीज का पार्ट है उस पर तो टैक्स लगना चाहिए ना। तो वो डिपेंड करता है परसेंटेज पे कि कितनी परसेंटेज की जो इनकम है वो हम एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से ले रहे हैं और कितनी इनकम हमारे पास बिजनेस एक्टिविटी से आ रही है। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल किसी एक पर्सन ने 20 लाख रुपए कमाए किसी टी के प्रोडक्शन से या फिर कॉफी के प्रोडक्शन से, उसमें से मान लेते हैं 12 लाख रुपए एग्रीकल्चरल ऑपरेशन की इनकम है, तो वो तो टैक्स फ्री रहेगी। लेकिन जो बाकी इनकम है बिजनेस एक्टिविटी से, फॉर एग्जांपल 8 लाख मान लेते हैं, ठीक है, तो उस पर हम टैक्स स्लैब यूज कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। तो यहाँ पे मैं 3 पॉइंट समझते हैं यहाँ पे। एक तो पहला क्या, टी इंडस्ट्री, दूसरा कॉफी इंडस्ट्री और तीसरा सिलिकॉन इंडस्ट्री। अब टी इंडस्ट्री में क्या है, तो टी कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन। जब हम टी कल्टीवेशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, इफ प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटी, अगर जो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से आ रहा है, सच एज कल्टीवेशन ऑफ टी लीव्स, जैसे हमने टी लीव्स उगाई तो वो तो एग्रीकल्चर का पार्ट बनेगा, एंड अनदर पोर्शन अराइज फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज। और दूसरा इनकम कहां से आ रही है, बिजनेस एक्टिविटी से। कैसे भाई, हमने टी के पत्ते उगाए, वो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट है, लेकिन अब हम उससे चाय पत्ती बनाएंगे, फिर उसे मार्केट में सेल करेंगे, ठीक है, तो वो सारी एक्टिविटी कौन सी हो जाएगी, जैसे देखो सेल्स ऑफ टी और प्रोसेसिंग एक्टिविटी, ये सब हो जाएगी इंडस्ट्रियल इनकम, यानी कि बिजनेस एक्टिविटी के जरिए। तो द इनकम इज डिवाइडेड बेस्ड ऑन, यहां पर लिख देता हूं, ऑन परसेंटेज, कि वो परसेंट पे डिपेंड करता है कि हम कितने परसेंट इनकम कहाँ से कमा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि 60% मान लेते हैं हमने कहाँ से कमाया, 60% कमाया हमने एग्रीकल्चरल इनकम के तरीके से, एग्रीकल्चर एक्टिविटी की वजह से, और जो 40% कमाया हमने कहाँ पे, इंडस्ट्रीज की वजह से, या तो हमने वो टी सेल की या हमने उसकी प्रोसेसिंग करी इंडस्ट्री के अंदर, तो इस पे क्या रहेगा, हमारा टैक्स लगेगा। यानी कि ये जो भी टैक्स स्लैब में आएगा यहाँ पे टैक्स लगेगा, लेकिन ये क्या हमारा रहेगा, हमारा टैक्स फ्री रहेगा। इस तरीके से जो है ना काम चलता है। तो उम्मीद है आपको ये वाला पॉइंट तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि क्या होता है इंडस्ट्रीज के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल भाई कोई पर्सन जो है, कोई किसान जो है वो गेहूं उगा रहा है, ठीक है, वो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट है, उससे जो भी रिवेन्यू होगा उस गेहूं को सेल करने पे उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर वही किसान खुद की अपनी एक फैक्ट्री खोल के बैठा है और उस गेहूं को यूज कर रहा है प्रोडक्शन करने के लिए दूसरे गुड्स को, बिस्कुट के प्रोडक्शन को, और उसे बेच रहा है, तो वो एग्रीकल्चर इनकम में ट्रीट थोड़ी ना होगी, वो तो हम इंडस्ट्रियल इनकम में मानेंगे, बिजनेस इनकम का पार्ट मानेंगे, तो उस पर टैक्स लगना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है कि अगर एग्रीकल्चरल इनकम जो है, जो एग्रीकल्चर से आ रही है, वो आप टैक्स फ्री ट्रीट करोगे, लेकिन अगर आप उसी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल किसी इंडस्ट्री के अंदर यूज करते हो और वहां से प्रोडक्शन करके पैसा कमाते हो, तो वो बिजनेस इनकम का पार्ट माना जाएगा, उस पर टैक्स जरूर लगेगा। वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है। दूसरा पॉइंट समझो, कॉफी इंडस्ट्री, सिमिलरली इसी तरीके से काम होगा यहाँ पे भी। इफ अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ इनकम इज एट्रीब्यूटेबल टू कॉफी कल्टीवेशन, अगर कॉफी या कल्टीवेशन से कोई इनकम आती है तो वो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बनेगा, जिसमें टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा। एंड अनदर परसेंटेज अराइजेस फ्रॉम प्रोसेसिंग, दूसरा आया प्रोसेसिंग के जरिए, यानी कि इंडस्ट्रियल इनकम हो गई है, या फिर सेल ऑफ कॉफी प्रोडक्ट्स, बिजनेस एक्टिविटीज बन गई है, तो इनकम वुड बी डिवाइडेड बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन ऑफ ईच कैटेगरी। तो अब यहाँ पे इनकम को हम डिवाइड करेंगे प्रोपोर्शन के तौर पे हर एक कैटेगरी के। इसके बाद तीसरा पार्ट क्या आता है, सिलिकॉन इंडस्ट्री। अब बात करते हैं सिलिकॉन इंडस्ट्री की। तो इन केस ऑफ सिलिकॉन इंडस्ट्री, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि प्राइमरी सेक्टर में सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं आता, माइनिंग वगैरह भी प्राइमरी एक्टिविटीज का पार्ट ही माना जाता है, जहां पे हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं। वही चीज यहाँ पे है सिलिकॉन इंडस्ट्री। इन केस ऑफ सिलिकॉन इंडस्ट्री, इनकम जनरेटेड फ्रॉम एक्टिविटीज, इनकम किन एक्टिविटी से आ रही है, फ्रॉम एक्टिविटीज सच एज माइनिंग, मान लेते हैं माइनिंग से कुछ एक्टिविटीज आ गई, या फिर प्रोसेसिंग करी हमने उसकी। एंड सेल ऑफ सिलिकॉन वुड बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन ऑफ इनकम एट्रीब्यूटेड टू एग्रीकल्चरल वर्सेस नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी एक्टिविटी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है और कौन सी नॉन एग्रीकल्चरल है। अगर एग्रीकल्चरल इनकम है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 75% जो है ना वो एग्रीकल्चरल है, तो ऐसे केस में जीरो टैक्स। लेकिन जो बाकी 25% है वो अगर बिजनेस इनकम का पार्ट बनती है तो उस पर क्या लगेगा, टैक्स लगाया जाएगा। तो
तो इस तरीके से कहीं ना कहीं रेशियो काम करता है। अब समझते हैं अलग पर्सन के मतलब, पर्सन मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन। हम टैक्स के हिसाब से पर्सन को कैसे कैसे डिवाइड करते हैं। अब देखो पहला क्या आता है, इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल का मतलब क्या है कि भाई जैसे मान लो मैं एक इंडिविजुअल हूं, आप लोग इंडिविजुअल हो, मतलब एक सिंगल पर्सनैलिटी, चाहे वो इंडिया का रेसिडेंट है, चाहे वो एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट इंडियन है, ठीक है, वो इंडिविजुअल में काउंट किया जाएगा। यानी कि इसमें हमारे रेसिडेंट्स भी आएंगे और नॉन रेसिडेंट्स भी आएंगे, ठीक है। तो ये पर्सन का मतलब है टैक्स के हिसाब से, ध्यान रखना आप। तो इंडिविजुअल। दूसरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, HUF बोलते हैं हम इसे। आप सब लोग जानते होंगे, आप सब लोगों ने शायद बिजनेस स्टडीज में टॉपिक पढ़ा भी होगा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब क्या है कि कुछ लोग जो है ना फैमिली बिजनेस भी कर रहे होते हैं बहुत सारे, तो हम उस फैमिली बिजनेस का तो टैक्स लेंगे। उस फैमिली ने अपना एक बिजनेस कर रखा है रजिस्टर्ड अपने नाम से, उसकी इनकम उनके फैमिली मेंबर्स में डिवाइड हो जाती है, प्रॉफिट उनके फैमिली मेंबर में डिवाइड हो जाता है, पर टैक्स भी लगेगा उसके बाद ही डिवाइड होगा। तो वही होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। ये कुछ वर्ड्स हैं जैसे जिन पे हम टैक्स लगाते हैं, या तो हम इंडिविजुअल पर्सन पे टैक्स लगाएंगे या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF टैक्स लगेगा। तीसरा कंपनी से भी टैक्स लगता है। अगर किसी एक पर्सन ने अपनी कंपनी रजिस्टर कर रखी है तो कंपनी इसके ऊपर भी क्या रहेगा, टैक्स लगेगा, वो भी टैक्स के अंदर आएगा। मतलब इन्हें भी ITR फाइल करनी पड़ेगी, अपना प्रॉफिट शो करना होगा, अपना रेवेन्यू शो करना होगा, अपने एक्सपेंसेस शो करने होंगे, उसके हिसाब से उनके ऊपर क्या रहेगा, टैक्स स्लैब लगेगा और उसके हिसाब से उन्हें टैक्स भरना पड़ेगा। इसके बाद फोर्थ पार्टनरशिप बिजनेस, आपने सुने होंगे कि जहां पे कुछ लोग पार्टनरशिप में आते हैं, अपना एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड कर लेते हैं और उसके हिसाब से उन्हें भी टैक्स भरना पड़ता है, उनकी जो भी बिजनेस इनकम होती है उसके हिसाब से, ठीक है। तो पार्टनरशिप हो गया। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, AOPs। मतलब मान लेते हैं कि कुछ लोगों ने पार्टनरशिप नहीं बनाई, एसोसिएशन बना ली, यानी कि ग्रुप में मिलकर कुछ काम कर रहे हैं। वैसे तो सिर्फ पार्टनरशिप भी बोल सकते हो, पर उन्होंने पार्टनरशिप की फर्म में अपनी फर्म को रजिस्टर नहीं कराया, उन्होंने सिर्फ एक एसोसिएशन बना लिया कि मिलजुल काम करेंगे और जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी उसके हिसाब से अपना प्रॉफिट शेयर कर लेंगे। तो ऐसे केसेस में उनके ऊपर भी टैक्स लगेगा, जिसको हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्संस एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपना ग्रुप बना लिया या फिर कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिया और बिजनेस करना शुरू कर दिया, तो ऐसे केसेस में भी टैक्स लगेगा। लेकिन उन ग्रुप का नाम क्या होगा, एसोसिएशन ऑफ पर्संस या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, BOIs, ठीक है। तो ये पर्सन का मतलब था और उनकी क्लासिफिकेशंस थी जिससे हम इनकम टैक्स के अंदर पढ़ते हैं। जो टॉपिक्स हैं वो क्या है हमारे पास यहाँ पे, एक तो एक्सेसी कौन होता है, हमें टर्म समझना होगा। दूसरा इसमें कौन कौन से पर्सन्स इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा असेसमेंट ईयर वर्सेस प्रीवियस ईयर, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे टोटल इनकम कैलकुलेशन एंड इंपॉर्टेंस। और उससे पहले हम कंपोनेंट्स ऑफ इनकम भी देखेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें इस वीडियो में क्या करने हैं, कवर करने हैं। अब हम शुरू करते हैं एक एक करके टॉपिक को। तो अब ये समझते हैं एक्सेसी कौन से पर्सन्स होते हैं, इस टर्म को हमें समझना है। मतलब ये वो पर्सन है जो लाइबल होते हैं टैक्स को लेके, यानी कि जिनको टैक्स भरना होता है उनको हम एक्सेसी बोल के चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो, एक्सेसी रेफर्स टू एनी पर्सन लाइबल टू पे इनकम टैक्स, जिसे इनकम टैक्स पे करना हो और सब्जेक्ट टू टैक्स असेसमेंट बाय द टैक्स अथॉरिटीज, यानी कि जिसको टैक्स अथॉरिटीज के हिसाब से टैक्स दिया जाना हो, मतलब टैक्स भरना हो, ठीक है, या फिर टैक्स देना पड़े। इसके बाद एक्सेसी में इंक्लूड, इसमें कुछ पर्सन्स इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, यानी कि जो डोमेस्टिक कंट्री के रेसिडेंट्स हैं वो इंक्लूड होंगे। इसके अलावा नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स भी इंक्लूड किए जाएंगे। नॉन रेसिडेंट यानी कि जो पहले तो किसी, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग हो सकते हैं वो अभी इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, और कुछ दिनों बाद वो कहीं और पे जाके काम कर रहे हैं, तो वो कौन हो जाएंगे, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, यानी कि जो एक तरह से वर्क वीजा पे गए हुए हैं, ठीक है। तो नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स भी इसका पार्ट बनेंगे। और तीसरा कंपनीज एंड अदर एंटाइटीज, और कंपनीज और जो दूसरी एंटाइटीज हैं, दूसरी कॉर्पोरेशंस हैं, वो भी इसका पार्ट बनेगी, उन्हें भी इनकम टैक्स पे करना होगा। तो ये तीन हमारे क्या होते हैं, एक्सेसी, ये तीन इंक्लूड किए जाते हैं इसके अंदर जिनको टैक्स पे करना होता है किसी भी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर। अब हमें यहाँ पे दो चीजें समझनी है, एक तो असेसमेंट ईयर क्या होता है, दूसरा प्रीवियस ईयर क्या होता है। पहले आपको दोनों टर्म समझा देता हूँ। देखो असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है कि जिस भी ईयर को लेके हम टैक्स भर रहे हैं, मतलब जब भी हमने वो ट्रांजेक्शन की है, जब भी हमने इनकम जनरेट की है, उससे नेक्स्ट ईयर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मैंने कोई इनकम जो है वो 2024 और 2025 के बीच में कमाई, लेकिन जब मैं उसका टैक्स भरने जाऊंगा तो मैं असेसमेंट ईयर रखूंगा 2025-2026 का।
ये चीज जरूर ध्यान रखना। और अगर प्रीवियस ईयर की बात की जा रही है तो वो 2024-25 ही रहेगा। फिर बोल रहा हूं, अगर हम जिस साल में इनकम जनरेट करते हैं, चाहे वो बिजनेस इनकम हो, चाहे वो कहीं पे सैलरी कमाई हो, वेजेस कमाई हो, यानी किसी फॉर्म में इनकम हो, अगर हमने किसी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर जो 1 मार्च से लेके कब तक चलता है, 1 अप्रैल से लेके चलता है 31 मार्च तक, अगले जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं 24-25 की बात कर रहा हूं तो हम यहाँ पे वो इनकम देखेंगे जो हमने कमाई है 1 अप्रैल ऑफ 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक। लेकिन ये रहेगा प्रीवियस ईयर, 24-25 क्या रहेगा हमारा प्रीवियस ईयर, एक्सेसमेंट ईयर रहेगा 25-26। जरूर ये चीज ध्यान रखना। वही चीज यहाँ पे है, एक्सेसमेंट ईयर इज द ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि एक्सेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जो इमीडिएटली फॉलो करता है हमारे फाइनेंशियल ईयर को, इन विच इनकम इज अर्न्ड, यानी कि वो साल, वो फाइनेंशियल ईयर जहां पे हमने इनकम कमाई है उससे इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर अगर हमने कोई इनकम 25-26 में कमाई होती तो उसका एक्सेसमेंट ईयर 26-27 होता। अगर हमने 29-30 में कमाई होती तो उसका एक्सेसमेंट ईयर 30-31 होता। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सेसमेंट ईयर हम किसको बोलते हैं। ड्यूरिंग एक्सेसमेंट ईयर टैक्स पेयर्स फाइल देयर इनकम टैक्स। तो इस एक्सेसमेंट ईयर में जो टैक्स पेयर है वो क्या करते हैं, अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स को फाइल करते हैं फॉर प्रीवियस ईयर को लेके, एंड सेटल एनी टैक्स लायबिलिटी, और अपनी टैक्स लायबिलिटी को सेटल भी करते हैं फॉर दैट पीरियड। यानी कि हम फिर से वही चीज समझेंगे कि अगर मैंने 24-25 में किसी भी तरह की इनकम जनरेट करी, इनकम कमाई, इनकम अर्न करी, तो मैं इनकम टैक्स भरूंगा वो 25-26 एक्सेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग भरूंगा। लेकिन वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन किसके अकॉर्डिंग होगी, 24-25 यानी कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना हमें टाइम भी देती है इनकम टैक्स भरने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी करंट का ही टाइम सिनेरियो ले लेते हैं, जैसे 2025 चल रहा है, तो मैंने जब आईटीआर भरा 24-25 का, ठीक है, तो मैंने कब भरा, 24-25 के फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, क्योंकि डेट सितंबर तक थी, है ना। तो एक तरह से गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा टाइम दिया, आपको ग्रेस पीरियड दिया कि अब हम जो अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। तो जो मेरा फाइनेंशियल ईयर था जहां पे मैंने इनकम कमाई है, फिर जो मेरा प्रीवियस ईयर था वो 24-25 का था, लेकिन मेरा एक्सेसमेंट ईयर था 25-26 का, क्योंकि मैंने टैक्स फाइलिंग 25-26 के जो फाइनेंशियल ईयर था इसके बीच में की है। वही चीज यहां पे है। फॉर एग्जाम्पल फॉर इनकम अर्न, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, फॉर इनकम अर्न ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24। अगर किसी पर्सन ने 23-24 में इनकम कमाई है तो उसके लिए एक्सेसमेंट ईयर रहेगा 24-25 का, और प्रीवियस ईयर रहेगा ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल ईयर, इसको फाइनेंशियल बोलते हैं, ऑफ 12 मंथ पीरियड ड्यूरिंग विच इनकम अर्न, यानी कि प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है, वो फाइनेंशियल ईयर जहां पे हमने इनकम कमाई है, ये भी 12 मंथ का टाइम पीरियड रहेगा, एंड एक्सेस्ड फॉर टैक्सेशन, और जिसको हम आने वाले इमीडिएटली फाइनेंशियल ईयर में टैक्स उसका भरेंगे, ठीक है, वो यहाँ पे आता है। तो उम्मीद है आपको इस चीज में काफी लोग डाउट में रहते हैं कि एक्सेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में डाउट कई बार बच्चों का आ जाता है, तो ये चीज ध्यान से समझ लेना कि एक्सेसमेंट ईयर क्या होता है और प्रीवियस ईयर क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 2025 चल रहा है, और अगर फाइनेंशियल देखें तो 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर काउंट किया जाएगा ये, तो ये मेरे लिए क्या होगा, प्रीवियस ईयर, और जब इसका टैक्स भरूंगा वो कौन से एक्सेसमेंट ईयर से भरूंगा, 26-27 के। तो ये जरूर ध्यान रखना। अब समझते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इनकम। इनकम के कंपोनेंट्स की बात मैं पहले भी कर चुका हूं, यानी कि किस किस तरीके से हम पैसा कमाते हैं। तो हमारे पास ये 5 कंपोनेंट्स हमें ध्यान रखने हैं। पहला, जैसे इससे हम क्या निकालेंगे, ग्रोस टोटल इनकम, यानी कि जीटीआई, ग्रोस टोटल इनकम यहाँ पे निकालने वाले हैं, जिसमें क्या क्या कैलकुलेट होगा। पहला, इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी कि हम सैलरी से कितना पैसा कमाते हैं, यानी कि अगर मैं कहीं पे एज अ एम्प्लॉय काम कर रहा हूं तो वहां से मुझे कितनी सैलरी मिलती है, और उसी के हिसाब से मुझे टैक्स भी भरना होगा। तो इनकम फ्रॉम सैलरी एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आता है। दूसरा जो हम समझते हैं वो क्या समझते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर हमने एक प्रॉपर्टी जो है उस पर दे रखी है, रेंट वगैरह दे रखी है, यानी कि रेंटल इनकम हम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, रेंटल इनकम बोलते हैं हम इसे, रेंटल
इनकम, यानी कि हमने अपनी कोई प्रॉपर्टी है रियल एस्टेट के अंदर, उसे हमने एज अ रेंट दे रखा है, तो हम वहां से कितना पैसा जनरेट कर रहे हैं, तो वो भी हमारी क्या बनती है, इनकम बनती है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देखते हैं। इसके अलावा सी पार्ट क्या होता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में एनरोल है, तो वो वहां से क्या इनकम जनरेट कर रहा है, तो वो होती है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसके बाद डी पार्ट क्या आता है, कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन का मतलब क्या है कि अगर हमने एसेट्स ले रखी हैं कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट्स में हमने कुछ इक्विटीज ले रखी हैं, कुछ कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं और उसके शेयर प्राइस जो है वो ऊपर जा रही है, तो वो कैपिटल गेन ट्रीट किए जाते हैं। और कैपिटल गेन भी दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। जब हम एक साल से कम के लिए प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने आज किसी XYZ कंपनी के शेयर लिए, ठीक है, 6 महीने बाद वो शेयर मैंने क्या कर दिए, सेल कर दिए, तो वो जो बीच में जो टाइम पीरियड था ये क्या था, शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड, क्योंकि मैंने प्रॉफिट मिला, मेरे को अच्छा प्रॉफिट मिला, कैपिटल गेन अच्छी खासी मिली, यानी कि जो शेयर का प्राइस था वो काफी ज्यादा, मान लेते हैं 1000 रुपए का था, 1500 का हो गया, मैंने अपना 500 रुपए प्रॉफिट बुक कर लिया, तो ये मेरा हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और दोनों का टैक्स स्लैब भी डिफरेंट होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स अलग होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स अलग होता है। और अगर मैं एक साल से ज्यादा के लिए होल्ड कर रहा हूं तो उसमें लगता है LTCG, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स, LTCG, ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स। तो वही चीज यहाँ पे है। तो डी पार्ट हमारे पास यहाँ पे हो गया, तो कैपिटल गेन्स की मैंने बात कर ली। इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या आ सकता है भाई, किसी ने मान लेते हैं लॉटरी खेली हो, लॉटरी लग गई, कसिनो में जाके गैम्बलिंग करी, गैम्बल में पैसे जीत गया, या फिर किसी और पर्सन उसे गिफ्ट कर दिया तो वो अनअर्न्ड इनकम का पार्ट बन गई, या फिर डिविडेंड इनकम। जैसे मैंने आपको बताया ना, कैपिटल गेन में तो क्या होता है कि काउंट होता है कि अगर हमने कोई रियल एस्टेट एसेट ले रखा है, कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, उसके प्राइस ऊपर बढ़ गए, तो हमने वो जब बेचा तो हमें क्या देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, अगर हमने 1 साल के बाद बेचा है तो, ठीक है, यानी कि LTCG पे करना पड़ेगा। लेकिन जो डिविडेंड इनकम होती है ना, डायरेक्ट बैंक में आती है, वो भी क्या है, एक तरह से पैसिव इनकम है, एक सोर्स ऑफ इनकम है, तो उस पर भी टैक्स लगता है, और वो पार्ट होता है किसका, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये कॉलम भी हमें टैक्स भरते हुए दिख जाता है ना। तो ये हमें मेनली 5 सोर्स हैं जो किसके अंदर आते हैं, ग्रोस टोटल इनकम का पार्ट बनते हैं, यानी कि GTI का पार्ट बनते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया, कंपोनेंट्स ऑफ इनकम। अब आगे समझते हैं अगला पार्ट, जहां हम क्या डिस्कस करेंगे, टोटल इनकम कैलकुलेशन एंड इंपॉर्टेंस। अब इसमें क्या है कि टोटल इनकम की कैलकुलेशन किस तरीके से होगी और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो अब समझते हैं इस चीज को। तो टोटल इनकम रेफर्स टू द इनकम कंप्यूटेड आफ्टर अलाउइंग डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस। यानी कि टोटल इनकम का मतलब क्या है कि हम इसमें वो इनकम रेफर करेंगे, इसमें वो इनकम कंप्यूट इस तरीके से होगी जब हम डिडक्शंस उठा देंगे, आफ्टर डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस। अगर हमें टैक्स स्लैब के थ्रू कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कुछ छूट मिल रही है, तो हम अपने डिडक्शन को भी हटा लेंगे और एग्जम्पशन को भी हटा लेंगे फ्रॉम ग्रोस टोटल इनकम। किसमें से, GTI में से, ग्रोस टोटल इनकम में से। इट रिप्रेजेंट द टैक्सेबल इनकम। फिर जो हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, टैक्सेबल इनकम आएगी। फिर वो बचेगी टैक्सेबल इनकम ऑन विच इनकम टैक्स इज लेविड एट एप्लीकेबल रेट्स, और जिस पे क्या लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा एप्लीकेबल रेट्स पे। द प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट टोटल इनकम, जब हम उस प्रोसेस बताते हैं कि हम अराइव कर रहे हैं टोटल इनकम पे, इन्वॉल्व्स डिडक्टिंग परमिसिबल डिडक्शंस, जहां पे हम परमिसिबल डिडक्शंस को यहाँ पे डिडक्ट कर रहे हैं, एंड एग्जम्पशंस फ्रॉम GTI। यानी कि जो भी हमारे पास ग्रोस टोटल इनकम आई है उसमें से हम 2 चीजों को जरूर हटाएंगे, एक तो डिडक्शंस और दूसरा एग्जम्पशंस। ये दोनों चीजों को हटाने के बाद जो हमारे पास इनकम बचेगी वो होगी टैक्सेबल इनकम, और उस पे लगेगा अलग अलग टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स, क्योंकि टैक्स स्लैब भी हम जानते हैं अलग अलग होते हैं, जो डिपेंड करते हैं कि एक पर्सन कितना पैसा कमाता है। क्योंकि इंडिया में हम क्या देखते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स लगाया जाता है कि जो भी पर्सन जितनी ज्यादा इनकम कमाएगा उस पर उतना ज्यादा ही टैक्स लगेगा, ताकि वेल्थ को और रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, यानी कि जितनी अर्निंग उतना ज्यादा टैक्स। तो वो चीज यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अब कुछ डिडक्शंस जो हमें पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं वो समझते हैं। हमारे पास 5 डिडक्शंस हैं, ये कौन कौन से हैं। पहला देखते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 18C। अब 18C के हिसाब से हमें जो डिडक्शन मिलेगा वो कैसे मिलेगा, एक तो EPF, अगर मान लेते हैं किसी पर्सन ने EPF करवा रखा है, यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, या फिर PPF करवा रखा है, ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है, या फिर ELSS करवा रखा है, ये एक तरह का शायद एसेट क्लास सेविंग कर
जाता है, ऐसा कुछ है इसमें, ठीक है। तो ये ELSS होता है, मतलब इसमें हम अलग अलग एसेट क्लास में, ठीक है, अलग अलग एसेट्स, ये वो भी किसकी, स्टॉक मार्केट की, वहां पे सेविंग कर सकते हैं अपनी, ठीक है, वो हो गया। या फिर लाइफ इंश्योरेंस हो गया एक तरह का, ठीक है। और अगर आप लोगों को ध्यान हो तो आप खुद कमेंट करोगे कि ELSS की फुल फॉर्म क्या होती है। एक तरह का यहाँ पे सेविंग स्कीम ही है, जैसे कि EPF है, PPF है। जिनको नहीं पता, EPF में डिफाइन कर देता हूँ प्रॉपर, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। आप सबको पता होगा कि अगर कोई भी सैलरीड पर्सन है, अगर आप में से भी कुछ लोग सैलरीड होंगे तो उनका PF कटता होगा, है ना, यानी कि जो भी हमारी सैलरी होती है उसमें से कुछ पार्ट डिडक्ट कर लेते हैं जो एक सेविंग अकाउंट में पड़ा रहेगा, यानी कि जब भी हमें जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में किसी भी अनसर्टेनिटी खत्म करने के लिए या फिर उसे टैकल करने के लिए, तो हम उस फंड को यूज कर सकते हैं। और वहां पे दो तरीके से पैसे जमा होते हैं। एक तो जैसे मान लेते हैं हमारी कोई सैलरी है तो हमारी सैलरी का कुछ हिस्सा कटेगा। दूसरा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन भी होता है, यानी कि मालिक भी अपनी तरफ से उसमें कुछ डालता है उस PF में, और वो इकट्ठा होता रहता है और एक लमसम अमाउंट बनता है जब आपको जरूरत पड़ती है, या फिर आप उससे रिटायरमेंट भी प्लान कर सकते हो। तो इसलिए जनरली लोग EPF करवाते हैं, PPF भी होता है, ऐसे ELSS भी है, ठीक है, जिसमें हम अलग अलग एसेट क्लास में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर लाइफ इंश्योरेंस भी है, और ध्यान रखना इसमें एग्जेम्पशन कितनी है, 1.5 लाख रुपए पर ईयर, ठीक है, 1.5 लाख पर ईयर। यहाँ तक आपको टैक्स की एग्जेम्पशंस मिल जाएंगी अगर हम यहाँ तक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर देते हैं तो अंडर डिडक्शंस 80C, यानी कि जब हमारे पास वो पैसा आएगा तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। वरना आपने देखा होगा जो अगर हम अलग अलग एसेट्स में या फिर जब हम डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इक्विटीज खरीदते हैं, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। पर ये जो है ना वो किसके अंदर आते हैं, डिडक्शंस के अंदर आते हैं, अंडर सेक्शन 80C, यानी कि यहाँ पे कोई भी टैक्स हमें नहीं पे करना पड़ेगा, डायरेक्ट पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आएगा। दूसरा पार्ट कौन सा होता है हमारे पास यहाँ पे, रिडक्शंस अंडर सेक्शन 80D। इसमें क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस का मेन पार्ट है कि जब हम हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं तो वो भी एक तरह से हमारी इनकम का पार्ट नहीं बनता है। यानी कि देखो जैसे मान लेते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोगों की इनकम बहुत ज्यादा होती है, 12 लाख 15 लाख। आप सबको पता है कि इंडिया में जो करंट बजट आया तो टैक्स स्लैब को चेंज किया गया। पहले टैक्स अब टैक्स जो है 12 लाख से ऊपर वालों को ही पे करना पड़ता है, यानी कि जिसकी इनकम 12 लाख या 12 लाख से ऊपर होगी वही इनकम टैक्स पे करेगा, बाकी लोगों को इनकम टैक्स पे यहाँ पे नहीं करने पड़ेंगे। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे बेनिफिट कब मिलती है, जैसे मान लेते हैं किसी को मान लेते हैं इसकी इनकम ज़्यादा है तो अपने एक्सपेंसेस को दिखा लेता है, वो भी ऐसे एक्सपेंसेस को जो जिसके जरिए वो टैक्स डिडक्शंस ले सकता है, ठीक है। तो इसलिए लोग जो है ना वो अलग अलग इंश्योरेंस करवाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ATC का बेनिफिट ले पाए, ATD का बेनिफिट ले पाए इस तरीके से। तो हेल्थ इंश्योरेंस हो गया हमारा 80D। इसके बाद डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80E, इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन लोन। अगर किसी पर्सन ने एजुकेशन लोन ले रखा है तो उस पर जो इंटरेस्ट जाएगा उस पर आपको डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। वो कैसे मिलेगा, 18E, टैक्स स्लैब 18E हेल्प करेगा इस चीज में। फिर फोर्थ पॉइंट क्या आता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरी इनकम। जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा सैलरी इनकम को लेकर, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट हो गया या फिर जो मेडिकल एक्सपेंसेस है उसको लेकर हमें क्या मिल सकता है, डिडक्शंस मिल सकते हैं। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरी। तो फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, एग्जम्पशंस फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो हम उसको लेके एग्जम्पशंस भी ले सकते हैं, और वो क्या है हमारे पास, 1 लाख पर एनम, यानी कि 1 लाख पर एनम तक हम जो है एग्जम्पशन ले सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे, यानी कि LTC GC। लेकिन अगर 1 लाख से ऊपर का अमाउंट है तो हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना होगा। अब हम बात करेंगे लेसन नंबर 1 के आखिरी कंसेप्ट्स के बारे में, यानी कि इस टॉपिक्स के साथ जो हमारा लेसन नंबर 1 है वो फिनिश हो जाएगा। लेसन नंबर 1 था क्या, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स, जहां पे एक तो हम ये देखने वाले हैं मैक्सिमम मार्जिनल रेट टैक्स क्या होता है और अल्टरनेटिव टैक्स रेट क्या होते हैं, और दूसरा हम समझेंगे परमानेंट अकाउंट नंबर पैन नंबर को और उसके अलग अलग फंक्शंस को। तो ये हमारा रहने वाला है आज की वीडियो का कंप्लीट कंसेप्ट, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836333 पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं कंसेप्ट। तो पहला टॉपिक क्या आता है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, MMRT, यानी कि टैक्स रेट अलग अलग स्लैब्स के हिसाब से कैसे रहने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे। और दूसरा हम डिस्कस करेंगे न्यू इनकम टैक्स रिजीम को भी, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव टैक्स रेट्स। तो पहले समझते हैं पुराने वाला सिस्टम, वो देखते हैं। तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स MMRT रिप्रेजेंट द हाईएस्ट एप्लीकेबल टैक्स लेविड ऑन द हाईएस्ट इनकम स्लैब विद इन अ प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, यानी कि एक प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में अलग अलग इनकम स्लैब के लिए अलग
अलग अलग इनकम टैक्स रेट कैसे डिटरमाइन किया जाता है, दूसरा कैसे हायर इनकम्स के साथ जो टैक्स है उसका रेट भी बढ़ता चला जाता है, क्योंकि हम यही पढ़ते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के बारे में। क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी जो टैक्स रेट है वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। तो वही चीज यहां पे भी है। इन इंडिया द इनकम टैक्स सिस्टम इज स्ट्रक्चर्ड विद मल्टीपल टैक्स स्लैब्स। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो क्योंकि इंडिया में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि कुछ लोग बहुत ज्यादा रिच हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा पुअर हैं, यानी कि जिसकी वजह से टैक्स स्लैब भी अलग अलग बनाने पड़ते हैं, मल्टीपल टैक्स स्लैब यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि लोगों की इनकम बहुत ज्यादा डिफर करती है। तो इसलिए हम बात करते हैं कि इंडिया में जो है ना मल्टीपल टैक्स स्लैब्स हम यूज करते हैं, ईच सब्जेक्ट टू डिफरेंट टैक्स रेट, और सबका टैक्स रेट भी क्या है, काफी ज्यादा डिफरेंट है, बेस्ड ऑन इनकम लेवल्स के हिसाब से। अब समझते हैं आगे के पॉइंट। पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, MMRT। अब ये MMRT इज क्रूशियल फॉर टैक्स प्लानिंग। जो MMRT है वो क्रूशियल है किसी के लिए, टैक्स प्लानिंग के लिए, एज इट डिटरमाइंस द मैक्सिमम टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि हम यहाँ पे मैक्सिमम टैक्स लायबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं अ टैक्स पेयर में इनकर, यानी कि एक टैक्स पेयर को मैक्सिमम कितनी लायबिलिटी यानी कि कितना टैक्स पे करना पड़ेगा अपनी इनकम स्लैब के हिसाब से, वो हम यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे कैसे आता है, पहला पॉइंट यहाँ पे आया एज ऑफ लेटेस्ट टैक्स रिजीम। और जब हम बात करते हैं लेटेस्ट टैक्स रिजीम की, इंडिविजुअल्स आर टैक्स्ड एट डिफरेंट रेट्स, यानी कि लोगों पे टैक्स डिफरेंट रेट्स के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, बेस्ड ऑन देयर इनकम लेवल्स, उनके इनकम लेवल्स के अकॉर्डिंग। अगर इनकम ज्यादा है तो प्रोग्रेसिव टैक्स की वजह से उन्हें टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा, इनकम कम है तो टैक्स भी कम देना पड़ेगा, और इनकम बहुत कम है तो आपको नील टैक्स भरना पड़ेगा, और एप्लीकेबल सरचार्जेस भी पे करने पड़ते हैं एंड सेस। अब समझते हैं कौन कौन से टैक्स स्लैब हैं। तो ये 4 टैक्स स्लैब लिखे हुए हैं। पहला, इनकम अप टू रुपीज 2.5 लाख, यानी कि अगर किसी की इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाएगा, वो पर्सन पे करेंगे नील टैक्स, यानी कि कुछ भी नहीं देना। ठीक है। दूसरा, इनकम फ्रॉम 2.5 लाख टू 5 लाख, तो कितना टैक्स जाएगा, 5%। मतलब अगर किसी की इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है, यानी कि 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा कितना, 5% टोटल इनकम का। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी की इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में मान लेते हैं 4 लाख है, तो 4 लाख का 5% कितना हुआ, आप सबने निकालना सीखा हो ना बचपन में, 4 लाख का 5% निकाल लो, कितना होता है, 1 लाख रुपए है। सॉरी क्या बोल दिया मैंने, 4 लाख का 5% हमारे पास कितना होता है, ठीक है। 4 लाख का 10% होगा 40,000, तो 4 लाख का 5% होगा सिर्फ 20,000। ठीक है, तो पता नहीं ध्यान कहाँ था। तो जैसे अगर निकालना भी आप लोगों को वैसे निकाल लेना, क्योंकि 10% निकालना काफी ईजी होता है, आप पीछे से एक जीरो डालो 10% आ जाएगा। नहीं समझ में आता डायरेक्ट आप 5% निकाल सकते हो, 5/100 कर लेना, यहाँ पे 2 जीरो कटेगी। ठीक है, 4000 × 5 कितना हो जाएगा, 20,000 रुपए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टैक्स। तो ये हो गया, क्योंकि अगर 1 लाख टैक्स भर रहे हैं, इस बात का मतलब क्या है कि उसकी इनकम बहुत ज्यादा है। अगर 10% भी अगर मैं टैक्स रेट रखता हूं तो उसकी इनकम 10 लाख रुपए होनी चाहिए, तब जाके वो 1 लाख रुपए टैक्स भरेगा। ठीक है, अब यहां समझते हैं। तो हो गया बी पार्ट, कि जब इनकम जो है वो 2.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में है। इसके बाद सी पार्ट क्या आता है, इनकम फ्रॉम ₹5 लाख टू 10 लाख। अगर किसी की इनकम किसके बीच में है, 5 लाख से 10 लाख के बीच में है, तो उसे टैक्स 20% पे करना पड़ेगा, यानी कि इस टैक्स स्लैब के अंदर वो पर्सन 20% अपनी इनकम का पे करेगा गवर्नमेंट को एज अ टैक्स। अब जैसे देखते हैं, 5 लाख से 10 लाख के बीच में मान लेते हैं 8 लाख है किसी की इनकम। अगर किसी की इनकम 8 लाख है तो 8 लाख का 10% 80,000 रुपए उसे, 8 लाख का 20%, यानी कि 1,60,000 रुपए, क्योंकि यहाँ पे 10% वाला हिसाब नहीं, यहाँ पे कहता है 20%। तो क्योंकि सीधा गवर्नमेंट ने क्या किया, नील टैक्स, फिर 5%, फिर 20%, 10% का कोई खेल नहीं है। तो भाई जब 8 लाख रुपए किसी की इनकम होगी तो उसका 20% कितना बनेगा, 10% बनता है 8 लाख का, जीरो उठा दो, यानी कि 80,000 रुपए, और 20% बनेगा 1,60,000 रुपए, उसे इनकम टैक्स के तौर पर गवर्नमेंट को पे करने होंगे। अगर किसी की इनकम पूरी 10 लाख रुपए मान लेते हैं हम, और अगर इनकम 10 लाख रुपए है तो 10 लाख का 20% कितना बनेगा, 2 लाख रुपए, क्योंकि 10 लाख का 10%
1 लाख रुपए बनता है, 1 लाख का डबल कर लो 2 लाख, वो हो जाएगा 20%, तो उसे 2 लाख रुपए एज अ इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे करने होंगे। इसके बाद लास्ट स्लैब जो आता है, फोर्थ पॉइंट, इनकम अबव ₹10 लाख। अब 10 लाख के ऊपर से इनकम कितनी भी हो, आपको 30% अपनी इनकम का एज अ गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा। जैसे मान लेते हैं किसी की इनकम 10 लाख से ऊपर मान लेते हैं कि 12 लाख रुपए है, 15 लाख रुपए है, तो उसे 30% अपनी इनकम का, मतलब ऑलमोस्ट 1/3 उसे गवर्नमेंट को एज अ टैक्स पे करना पड़ेगा। क्योंकि 15 लाख मान लेते हैं किसी की इनकम है, तो 15 लाख का 10% कितना होता है, 1.5 लाख रुपए, यानी कि उसका 3 टाइम्स कर दो तो कितना हो गया, 30% निकल जाएगा आपका 4.5 लाख रुपए। यानी कि अगर किसी की इनकम 15 लाख रुपए है तो उसको 4.5 लाख रुपए गवर्नमेंट को एज अ टैक्स पे करने हैं, तो बाकी जो उसके पास बचेगा वो बचेगी उसकी डिस्पोजेबल इनकम, जिसे वो अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज की कंजप्शन में खर्च कर सकता है। तो वो चीज यहाँ पे आई। तो ये हमारे पास ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग अलग अलग टैक्स रेट हमने यहाँ पे देखे, अलग अलग टैक्स स्लैब हमने यहाँ पे देखे, डिस्कस किए। अब समझते हैं आगे, एडिशनली अ सरचार्ज अप्लाई टू टैक्स पेयर। यही नहीं, टैक्स पेयर्स के ऊपर एक सरचार्ज भी लगता है विद हायर इनकम्स, अगर उनकी इनकम ज्यादा है तो, रेंजिंग फ्रॉम 10% टू 37%, जिसका रेंज क्या है 10% से लेके 37% तक, डिपेंडिंग ऑन इनकम ब्रैकेट। और किस पर डिपेंड करती है, इनकम ब्रैकेट पर डिपेंड करती है। अ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, और एक हेल्थ और एजुकेशन सेस अगर मान लें वो 4% का लगेगा, इज लेविड ऑन टोटल टैक्स पेबल, टोटल टैक्स पेबल पे इंक्लूडिंग सरचार्ज, जिसमें सरचार्ज भी इंक्लूड किया जाएगा। तो ये हमारे पास एक एडिशनल पॉइंट हो गया, ध्यान रखना, सरचार्ज लगेगा टैक्स पेयर पे 10% से 37%, और जो सेस लगेगा वो लगेगा 4% अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स पेबल, इनकम के हिसाब से लगेगा, और इनकम ब्रैकेट के हिसाब से ही उन पे सरचार्ज भी लगाया जाता है। तो ये हमने देखा एक तरह से MMRT, मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स, यानी कि मैक्सिमम टैक्स का रेट क्या रखा जाएगा, क्या लगाया जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक के सारे पॉइंट्स जो हैं वो कवर हो चुके हैं, ये सारे पॉइंट आपको कवर हो गए हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं अल्टरनेटिव टैक्स रेट्स के बारे में, यानी कि अल्टरनेटिव टैक्स रेट्स कौन से होते हैं, क्या होता है अल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम, या फिर क्या होता है न्यू टैक्स रिजीम, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू न्यू टैक्स रिजीम, क्योंकि अल्टरनेटिव टैक्स रेट है ना वो न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से ही है। इन इंडिया इंट्रोड्यूस द फाइनेंस एक्ट 2020 ऑफर्स टैक्स पेयर्स द ऑप्शन टू अवेल अ सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पे एक तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स को सिंप्लीफाई कर दिया कि आपको फालतू के एग्जेप्शंस नहीं मिलेंगे, डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, और हम आपके टैक्स को ही कम कर देते हैं, ताकि आप कहीं ना कहीं ये जो फालतू का स्ट्रक्चर था ना कि हम डिडक्शंस लेंगे, एग्जेप्शंस लेंगे, अलग अलग ATC, ATD, ATE की उन सब चीजों से आप बच जाओगे। आपको हम एक सिंपल स्ट्रक्चर देते हैं टैक्स रेट को कम करके, ताकि लोगों को टैक्स भरना इजी हो, लोग ज्यादा मोटिवेट हो टैक्स भरने को लेके। तो उन चीजों के लिए गवर्नमेंट ने ये चीज की थी, वही चीज यहाँ पे है। तो रिजीम इन इंडिया इंट्रोड्यूस द फाइनेंस एक्ट 2020 ऑफर्स टैक्स पेयर्स द ऑप्शन टू अवेल अ सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर विद लोअर टैक्स रेट, यानी कि जहाँ पे टैक्स रेट क्या होंगे, बहुत ज्यादा कम होंगे, बट क्या, विदाउट क्लेमिंग डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस अवेल अंडर एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम, यानी कि जो भी पुराना टैक्स रिजीम था वहां पे जो भी एग्जम्पशंस मिलते थे और डिडक्शंस मिलते थे वो आप यहाँ पे अवेल बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो भी पर्सन, नोट कर लेना इस बात को, है ना, बिल्कुल ध्यान से गांठ बांध लेना इस बात को, कि जो भी पर्सन न्यू टैक्स रिजीम या फिर अल्टरनेटिव टैक्स रेट रिजीम की तरफ जाता है तो वो कभी भी डिडक्शंस नहीं ले पाता, चाहे वो 18C हो, 18D हो, 18E हो, उन सब की। अब जिनको नहीं पता 18C की डिडक्शन क्या थी, 18E की क्या थी, 18D की क्या थी, भाई प्रीवियस वीडियो देख लेना, है ना, वहां पे मैं आराम से डीप में समझा के आया हूं कि कौन कौन सी डिडक्शंस होती हैं 18C, 18D, 18E के अंदर। साथ साथ एग्जेप्शंस भी वो यहाँ पे अब नहीं ले पाएगा नए टैक्स रिजीम के हिसाब से। मतलब टैक्स रेट को सिंपल कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, लेकिन साथ साथ डिडक्शंस और एग्जेप्शंस को हटा दिया और टैक्स रेट चीप कर दिया यहाँ पे। अब इसके बाद क्या आता है, अंडर अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम। जब हम बात करते हैं अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम की, द इनकम टैक्स रेट्स एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल टैक्स पेयर। तो जो इनकम टैक्स रेट है ना वो एप्लीकेबल किस पे होते हैं, इंडिविजुअल टैक्स पेयर, हर एक टैक्स पेयर पे, इंक्लूडिंग रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी कि वो इंडिविजुअल टैक्स पेयर पे लगेंगे जिसमें हमारे रेसिडेंट भी आएंगे जो हमारी कंट्री में रहते हैं, साथ साथ HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी इसका पार्ट बनेगी फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25
डिटेल्स आर एज फॉलोस, और ये डाटा है 24-25 का डाटा इस तरीके का है। पहला क्या आता है, इनकम अप टू 3 लाख रुपए नील टैक्स। यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे 2.5 लाख तक नील टैक्स था, यहाँ पे 3 लाख तक किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं पे करना किसी पर्सन को। इनकम 3 लाख से 7 लाख है तो 5%, ठीक है। यहाँ पे क्या था 5% के लिए, यहाँ पे था 2.5 लाख से 5 लाख, यहाँ पे 3 लाख से 7 लाख कर दिया, आपको सिर्फ 5% टैक्स भरना है। इनकम 7 लाख से, मतलब अगर 3 से 7 के बीच में मान लेते हैं 5 लाख रुपए इनकम है किसी की, तो अगर किसी की इनकम 5 लाख रुपए तो 5 लाख का सिर्फ 5% देगा, यानी कि 25,000 रुपए। क्योंकि 5 लाख का 10% निकालना आसान है, 50,000 रुपए, 50,000 रुपए का अदा कर दो, 25,000 रुपए आ गया, ठीक है ना। तो मैंने निकालना आपको सिखाई दिया था। दूसरा, अगर किसी की इनकम 7 लाख से 10 लाख के बीच में है, सपोज करते हैं कि 8 लाख है, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा 10%, यानी कि जो रेट पहले 20% हुआ करता था, देखो ये रहा 20%, 5 से 10 के बीच में, और यहाँ पे 7 से 10 के बीच में वो रेट कितना कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ 10%, यानी कि आधा कर दिया है इनकम टैक्स को, ताकि लोग टैक्स देने के लिए ज्यादा मोटिवेट हो, ज्यादा टैक्स दे। लेकिन दिक्कत क्या है कि लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने एग्जेप्शंस और डिडक्शंस छोड़ने होंगे अगर वो नए टैक्स रिजीम की तरफ जाते हैं तो, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान रखना। तो 7 लाख से 10 लाख के बीच में मानते हैं 8 लाख है किसी की इनकम, तो 10% यानी कि 80,000 रुपए उसे टैक्स के तौर पर देने पड़ेंगे। हाँ, अगर किसी की इनकम 10 लाख से 15 लाख के बीच में है तो उसे 20% इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। जो कि पहले क्या था कि अगर इनकम 10 लाख से ऊपर है, 10 लाख से ऊपर से कितनी ही हो तो उसे 30% टैक्स देने पड़ते थे। लेकिन अब एक छूट मिल गई कि 15 लाख से 20 लाख, 15 लाख से 10 लाख से 15 लाख के बीच में भी आपको सिर्फ और सिर्फ 20% ही इनकम टैक्स भरना है। 30% वाले रेट से हम बच गए यहाँ पे। लेकिन जिसकी इनकम 15 लाख से ऊपर होगी उसे अभी भी 30% इनकम टैक्स ही भरना पड़ेगा। 15 लाख से ऊपर यानी कि अगर मान लेते किसी की इनकम 20 लाख रुपए है तो 20 लाख का 30% कितना होता है, 6 लाख रुपए। क्योंकि 20 लाख का 10% हो गया 2 लाख रुपए, 2 लाख का 3 हो गया तो 6 लाख रुपए, यानी कि 6 लाख रुपए 20 लाख में से उस पर्सन को एज अ गवर्नमेंट, एज अ टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, ठीक है। और वहीं पे अगर ऊपर देखें 10 लाख से 15 लाख के बीच में मान लेते किसी की इनकम मान लेते हैं 12 लाख है, तो 12 लाख का 20% कितना बनेगा, 2,40,000 रुपए। 2,40,000 रुपए गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे अपनी जेब से एज अ टैक्स। फिर जो डिडक्ट होने के बाद बचेगा वो क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम। जिनको नहीं पता बता देता हूँ, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है YD, यानी कि Y माइनस T, यानी कि इनकम में से जब हम टैक्स को हटा देते हैं तो वो पैसा आता है जिसको हम अलग अलग गुड्स और सर्विसेज को बाय करने में खर्च कर सकते हैं, यानी कि डिस्पोजेबल इनकम बचती है हमारे पास। तो ये पॉइंट आया एक। अब समझते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट को, जिसका नाम क्या है, परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी कि पैन नंबर, जिसके उसका हम समझेंगे इंपॉर्टेंस को भी, इसकी इंपॉर्टेंस को भी और यूटिलाइजेशन को भी। सबसे पहले समझते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर होता क्या है। अगर वैसे तो अब सब लोगों का अडल्ट हो तो आपके पास पैन कार्ड जरूर बना होगा, क्योंकि बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए, बाकी काम का मुझे नहीं पता, बैंक अकाउंट के लिए भी पैन कार्ड मैंडेटरी कर दिया गया है। तो जिनका पैन कार्ड है, आपने देखा होगा उस पर एक पैन नंबर लिखा होता है, जिसको हम बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर। चाहे आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो, किसी भी जगह हो, लेकिन आपको वो पैन नंबर देना ही पड़ेगा, जहां पे आपकी सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं। पैन नंबर क्या होता है, एक अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, एक नंबर होता है जिसमें कुछ अल्फाबेट्स भी यूज करते हैं, कुछ नंबर्स भी यूज करते हैं, और जो दिखाता है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी एसेट्स हैं। और हर पर्सन के पास, जिसका एक बैंक अकाउंट है, जो अडल्ट है, उसके पास उसका पैन कार्ड जरूर होता है। तो वही चीज यहाँ पे है, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड, इंपॉर्टेंस, यूटिलाइजेशन। तो पैन इज अ यूनिक अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफायर इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इसको इशू कौन करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे इशू करता है टू इंडिविजुअल्स, या तो इंडिविजुअल्स को या फिर एंटिटीज को भी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्शन यूनिट है, वहां पे भी हम पैन नंबर वहां पे दे सकते हैं, फिर जीएसटी नंबर वहां पे दे सकते हैं फॉर ट्रैकिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ताकि हम जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उसको ट्रैक कर पाए, साथ साथ टैक्स कंप्लायंस वो हम देख पाए। यानी कि मेन मैं कह सकता हूँ कि पैन कार्ड रखने का मेन मोटिव क्या होता है कि एक तरह से गवर्नमेंट आपको पैन कार्ड इशू करती है कि गवर्नमेंट आपकी सारी प्रॉपर्टीज को देख पाए, आपके पास कौन कौन सी एसेट्स है, ठीक है, आप कैसे ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, कैसे बैंक में पैसा आता है, कैसे बैंक से पैसा जाता है, किन किन जगह आप खर्चा करते हो, यानी कि सारी चीजों की नॉलेज गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि गवर्नमेंट पैन कार्ड की हेल्प से आपकी सारी स्टेटमेंट्स, सारी चीजों को चेक करती है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे है, यानी कि सारी ट्रांजैक्शंस एक रिकॉर्ड के अंदर है, जो कहाँ पे है, इनकम टैक्स के पास है। इसलिए देखा होगा आपने कि बहुत से लोग अगर टैक्स नहीं भरते हैं अपनी इनकम ज्यादा होने की वजह से भी, तो उनके पास इनकम टैक्स के नोटिसेस आने शुरू हो जाते हैं। जैसे आजकल मैं कुछ केसेस देख रहा हूँ जहाँ पे कुछ जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं या फिर जो कुछ पॉपुलर वेंडर्स हैं, उनकी बिक्री बहुत ज़्यादा होती है। अब मजबूरी में क्या है कि हम लोगों ने डिजिटल पेमेंट्स यूज़ करना शुरू कर दिया है, तो डिजिटल पेमेंट की वजह से अब उन लोगों को भी क्यूआर लगा रखना पड़ता है, तो उनकी बैंक में ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। अब
इनकम टैक्स को नहीं पता कि सारी उसकी उनकी इनकम नहीं है, खर्चा भी तो होता है उन गुड्स को बनाने में, सर्विस को बनाने में, तो सब उनके खर्चे नहीं है। अब बेचारे वो अपने अकाउंट को ऑडिट करवाते नहीं होंगे, ना ही किसी सीए से अकाउंट सेट करवाते होंगे ताकि वो अपना एक्सपेंसेस शो कर पाए, इनकम शो कर पाए, एसेट दिखा पाए, लायबिलिटीज दिखा पाए, वो तो कर नहीं पाते होंगे, जिसकी वजह से उनके पास भी बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, इनकम टैक्स के नोटिस आ रहे हैं बार बार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेन दिक्कत किस चीज की है, क्योंकि उनकी इनकम रिकॉर्ड हो रही है किस, कहाँ पे, इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में, सिर्फ पैन कार्ड के थ्रू। तो वही चीज यहाँ पे है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस गवर्नमेंट को सारी पता है कि एक पर्सन कहाँ कहाँ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, इसके अलग अलग फंक्शंस भी हैं। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स फाइलिंग में काम आता है। अगर हमें इनकम टैक्स भरना है, अगर मैं आईटीआर फाइल करता हूँ तो मेरे पास पैन कार्ड होना मैंडेटरी है, उसके हिसाब से ही हम आईटीआर फाइल कर सकते हैं। दूसरा ओपनिंग बैंक अकाउंट, अगर हमें बैंक अकाउंट खुलवाना है तो वहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, एक पैन कार्ड चाहिए। मैंने बताया कि पैन कार्ड अब मैंडेटरी कर दिया गया है, उसके बिना हम बैंक अकाउंट्स ओपन नहीं कर सकते। उससे अगर हम माइनर हैं तो फिर हमें जॉइंट अकाउंट की तरफ जाना पड़ेगा, अपने पेरेंट के साथ अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तीसरा इन्वेस्टमेंट्स, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे कुछ शेयर्स खरीदने, मुझे कुछ एसेट खरीदने हैं, उसके लिए मुझे डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। और डीमैट अकाउंट खोलने के लिए भी एक चीज मैंडेटरी है, पैन कार्ड। पैन कार्ड चाहिए, उसमें भी फोर्थ, यानी कि अब आप ज्यादातर देखोगे हर एक डॉक्यूमेंट में दो चीजें बहुत मैंडेटरी कर दी गई हैं, पैन कार्ड और आधार कार्ड। फिर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस का पता लग जाता है पैन कार्ड के जरिए। और अगर हमें लोन चाहिए तो लोन के एप्लीकेशंस के लिए भी हमें पैन कार्ड देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि एक तरह से आप समझ सकते हो कि हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड को मैंडेटरी कर दिया गया है। बिना पैन कार्ड के हमारे लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना पॉसिबल नहीं है, ना तो हम एसेट खरीद सकते हैं, ना ही सेल कर सकते हैं, हर चीज में दिक्कत आएगी। तो इसलिए पैन कार्ड, ये सारे क्या है, फंक्शंस है किसके, पैन कार्ड के, ठीक है। तो उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ गया है। साथ साथ हमारा चैप्टर 1 भी खत्म हो गया, 5 वीडियोस बन चुके हैं चैप्टर 1 की, यानी कि बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स यहाँ पे हमारा होता है फिनिश। बाकी हम आने वाले टॉपिक्स में, आने वाले चैप्टर्स में और भी डीप में समझेंगे टैक्सेशन सिस्टम को, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हो, यानी कि 9678363336 में व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हो। और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, ठीक है। और अपने उन दोस्तों में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, जिसको जो उतारना है वो उतार ले, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से।